So guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to the amazing session of MTP of CA Inter Law. Very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you. Very good evening, very good morning. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है। और ये जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं ना, तुम्हारा अलग से हिसाब होगा, ठीक है। चलो, इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट. एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल, सो प्लीज अपलोड. सर ऐसी चीजें अपलोड करना बढ़िया जिससे हमको फायदा हो, तो वही अपलोड करूंगा. सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है सर. एंड डू लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द एमटीपी डिस्कशन. आज ना प्लान अपन ने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है. चेंज किया है और चेंज किया पता है किसके लिए? चेंज इसलिए किया है कि अपन एमसीक्यू करेंगे बाद में. पहले मैं तुमको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिखा देता हूं. डिस्क्रिप्टिव में क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं है, डिस्क्रिप्टिव तुम जल्दी से समझ जाओगे. कोई क्वेश्चन मेरे को ऐसा सच दिखा नहीं एमटीपी के अंदर जो बहुत ऐसा गहन क्वेश्चन हो, और अगर जो थे वो मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में करा दिए हैं, तो तुमको इसमें डिस्क्रिप्टिव में उतना पेन लेने की जरूरत नहीं है. इवन मैंने इस पीडीएफ में मार्किंग भी कर दिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, दोनों एमटीपी में. एमसीक्यूज में मैंने कोई मार्किंग नहीं की हुई, अभी करवाऊंगा. डिस्क्रिप्टिव में मैंने दोनों में मार्किंग की हुई है कि कौन से क्वेश्चन को हमने राइटिंग प्रैक्टिस में किस में कवर किया है. एंड यू विल सी कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द राइटिंग प्रैक्टिस. तो मैं इसको तुम्हें लिखवा के करा चुका हूं, तो मेरे को तो लगता है कि अगर ये पेपर में आएंगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज वेरी इजीली, यू विल बी एबल टू डू. तुमको कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है. पहले डिस्क्रिप्टिव करेंगे एंड यू विल सी कि क्या लल्लू पेपर दिया हुआ है सर. मतलब अगर हम ये क्वेश्चंस करके चले जाए, ऐसा पेपर में आ जाए तो हम तो फाड़ दें एकदम है. 100 आउट ऑफ 100 लेके आ जाए, नहीं वो तो नहीं आएंगे. खैर कोई बड़ी बात नहीं, वो भी आ जाए. ठीक सर. चलो रेडी हो? एक बार पहले चैट पे सब लोग बता दो वी आर रेडी. जल्दी से लिख दो यस सर वी आर रेडी. रेडी लिख दो तुम, यस वी आर भी छोड़ो, लिख दो रेडी सर. रेडी. और दोनों एमटीपी डिस्कस करेंगे, एमटीपी 1 भी एमटीपी 2 भी. एमसीक्यूज के अंदर एमटीपी 1 में घनघोर मिस्टेक्स हैं, ठीक है. इसलिए मैं एमसीक्यूज थोड़ा बाद में लेने वाला हूं इस बार, ताकि एमसीक्यूज में थोड़ा बताऊंगा कि इन्होंने क्या मसाले मारे हुए हैं. तो वो जो मसाले हैं ना वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू 1 में देयर इज मिस्टेक्स, ठीक है. कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ पॉइंट ऐसे ट्रिकी डाले हैं जो थोड़े से वाले पॉइंट हैं. अगर तुमने नहीं पढ़े तो फिर फंस जाओगे. मतलब अगर वैसा क्वेश्चन पेपर में फ्रेम करके देते हैं ये, तो फंसोगे. सिमिलरली एमटीपी 2 का एक केस सिनेरियो है, वो भी थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें उसने घुमाया है क्वेश्चंस को. एंड आई लव दैट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि इसने वहां से क्वेश्चंस उठाए हैं जहां से एक्सपेक्टेड नहीं होते लोगों को, ठीक है. सो दैट इज वेरी गुड मूव फ्रॉम द आईसीआई कि इन्होंने वहां से क्वेश्चन उठाए, ठीक है. बट पहले भी स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव, तो सब घिसे पिटे क्वेश्चन है, ठीक है. चलो एमटीपी 2 जो था ना मई 25 वाला, वो एक बार जरूर देख लेना. अगर किसी ने अभी तक भी नहीं देखा तो वीडियो में मैंने कराया था, उसमें मैंने पूरा डिस्कशन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. एमटीपी 2 जो था 1 जो था एमटीपी 1 मई 25 वाला, उसमें इतना कुछ खास नहीं था सच. बट एमटीपी 2 वाला जो था उसको एक बार ही देख लेना, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ काफी नए क्वेश्चंस फ्रेम किए थे जो थोड़ा सा टेढ़े थे. वो एक बार देख के चलना, ठीक है. अब इधर आ जाओ जरा. यहां वाले क्वेश्चंस में क्या बोलता है? सबसे पहला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, लिस्टेड कंपनी का. वही घिसा पिटा क्वेश्चन कि एक कंपनी जो है, बताओ ये थी एक कंपनी लिस्टेड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी इन 3 केसेस में. अगर कोई कंपनी अपनी नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेसमेंट से लाके लिस्ट करा देती है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी वाला लग जाएगा, और वो बोलेगा भैया ये लिस्टेड कंपनी नहीं है. XYZ लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी जिसने नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट से लाके लिस्ट कराया, ये भी लिस्टेड नहीं मानी जाएगी. तो ये भी नॉन लिस्टेड है, ये भी नॉन अनलिस्टेड मानी जाएगी, ये भी अनलिस्टेड मानी जाएगी. और एक राम लिमिटेड जिसकी इक्विटी शेयर इंडिया में तो लिस्टेड नहीं है बट इंडिया के बाहर लिस्टेड है, तो ये भी क्या मानी जाएगी? अनलिस्टेड मानी जाएगी, ठीक है. तो ये पूरा घिसा पिटा क्वेश्चन है, कोई इसमें नया कुछ भी नहीं था. ये वाला क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस अटेंड करी है. डिविडेंड वाले चैप्टर वाले राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूरा लिखवा के कराया है,
ठीक है, आज तुमको कोई लिखने वाला कोई सीन है नहीं है, तो इधर चैट में जरा बने रहना और आंसर लिखना, ठीक है। व्हेन यू विल राइट डाउन द आंसर्स यू विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट यस यू आर एक्चुअली रिकॉलिंग द थिंग्स। यही चीज से कॉन्फिडेंस आता है। जो तुम मैसेज करते हो ना, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सर, हमको लग रहा है हमने पढ़ लिया, भूल रहे हैं। अभी आंसर दो ना जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा मेरा सही आंसर जा रहा है, जहां गलत लगेगा वहां पे आपकी गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। ओ ठीक है, नहीं पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कुंदन उधर राइटिंग प्रैक्टिस में देखना है कि कहां क्या कितना लिखवाया हुआ, ठीक है, वो लिखवाया हुआ आंसर। जीटा पॉलीमर हैज अर्न द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर। ये वो वाला क्वेश्चन है, डिविडेंड वाला मैंने करा रखा है राइटिंग प्रैक्टिस में, कि इसने शुरू के 2 क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया, उस पर इंटरिम डिविडेंड बांट दिया और पूरे साल का डेप्रिसिएशन उसमें से चार्ज कर लिया था। और फिर क्या हुआ, पूरे जो लास्ट के 2 क्वार्टर थे उसमें इसको लॉस हुआ, जिससे ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर का लॉस निकल के आया। तो क्या इसने प्रोविजंस को वायलेट कर दिया? नहीं, कोई प्रोविजन को वायलेट थोड़ी किया है इसने, बिल्कुल वैलिडली क्या करा, डिविडेंड बांटा। और सर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होता है डिविडेंड बांटने से पहले, और डिविडेंड की डेफिनेशन लिखी हुई है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो जो प्रोविजन डिविडेंड पे लगते हैं वो इंटरिम डिविडेंड पे भी लगेंगे, यानी इंटरिम डिविडेंड देते समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो इस कंपनी ने सब कुछ एकदम कंप्लायंस किया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड पे आओ जरा। लालजी इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आराम से सुनना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, इसका मुझे तुम आंसर करोगे। एक लालजी सिंगापुर की कंपनी है और उसकी यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इट इज अ यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर चिप्स विद इट्स हेडक्वार्टर इन पुणे। तो उसके पुणे में हेडक्वार्टर है, ठीक है। It is a branch in Dubai which is controlled by headquarter in Pune. What would be the residential status under the FEMA of the printer chips in Pune and that of the branch? अब मेरी बात सुनो, लालजी एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? पुणे में। तो मैं बोलूं जो ये पुणे वाली कंपनी है, जो पुणे में ब्रांच खुली हुई है, इट इज इन इंडिया बट इट इज ओन्ड बाय PROI। इट इज इन इंडिया बट इट इज ओन्ड बाय PROI। तो ये भी PRI बन गई। हाँ जल्दी बोलो, ये भी क्या बन गई? PRI बन गई। और जो बाहर ये दुबई वाली ब्रांच है, इसको पुणे वाली ये जो ब्रांच है, हेडक्वार्टर है, ये ओन तो नहीं करता बट कंट्रोल करता है। तो वहां लिखा है ना डेफिनेशन में, ओन्ड और कंट्रोल्ड। ओन्ड और कंट्रोल्ड, तो ओन्ड और कंट्रोल्ड अगर है बाय दिस पुणे वाली ब्रांच, किसको कर रही? दुबई को। तो दुबई वाली भी क्या बन जाएगी? PRI। मुझे जल्दी से बताओ, दोनों चीजें समझ में आ गई? पुणे वाली PRI क्यों बनी? पुणे वाली के PRI बनने का रीजन इस कि इसको, ये है इंडिया में बट इसको ओन या कंट्रोल बाहर वाला PROI कर रहा है। तो ये वो वाले क्लॉज की वजह से PRI बन गई। और यहां पे दुबई वाली ब्रांच क्यों बनी PRI? दुबई वाली ब्रांच PRI इसलिए बनी क्योंकि दुबई वाली ब्रांच जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस पुणे वाली ब्रांच। ओ गौचा सर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। ब्लू लिमिटेड पास्ड टू, अरे हाय, ये क्वेश्चन अभी कराया था तुमको राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने, अब भी हुई थी मैनेजमेंट वाली राइटिंग प्रैक्टिस। I told you this question. Blue Limited passed 2 resolution by the means of postal ballot. पोस्टल बैलेट से आपने 2 रेजोल्यूशन पास करे। एंड कीपिंग इन व्यू, आप बताओ पोस्टल बैलेट के केस में मिनट्स में क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? वो स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट की समरी डालो, कौन से रेजोल्यूशन पे वोटिंग हुई, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ आपको लिखना है। यार आ गया? तो ये वी हैव डन इन द राइटिंग प्रैक्टिस। तो जिसने अटेंड करी है उसको बकायदा लिखवा के कराए हैं क्वेश्चन, ठीक है। डिस्कशन छोड़ो, इसमें कितने क्वेश्चन मैंने लिखवा के करवाए हुए, तो तुमको टेंशन नहीं लेनी है। मेन मेरा इस बार फोकस है MCQ पे, जो ये बम गिराए इन्होंने। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। आरना लिमिटेड वाज डीलिंग इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन फैब्रिक टू स्पेसिफाइड फॉरेन कंट्री। ऑल्दो ये मैंने मई 25 वाली राइटिंग प्रैक्टिस में, ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर का क्वेश्चन है, वहां मैंने करा दिया था। बट इन्होंने एक अच्छा काम क्या किया, जब आप मई 25 वाली राइटिंग प्रैक्टिस उठा के देखोगे ना, तो वहां पर ये वाले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा विवाद हुआ था। इंस्टेड इस बार प्रोस्पेक्टस का रिवीजन अगर कर रहे हो, प्रोस्पेक्टस की रिवीजन वीडियो देखो, मैंने उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि इंस्टीट्यूट ने 2 अलग अलग बार सेम क्वेश्चन पूछा, बट ये लाइन नहीं लिखी थी कि उसको लॉस नहीं हुआ। 2 बार अलग अलग क्वेश्चन था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। एक वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाला था और एक वो रबर ट्री वाला था, एक्सपोर्ट ऑफ रबड़ वाला था, कुछ ट्री वाला था, कुछ क्वेश्चन था, याद है? आलोक वाला और दिवाकर वाला क्वेश्चन। तो वो दोनों क्वेश्चंस के अंदर कभी भी इंस्टीट्यूट ने ये नहीं लिखा था कि इसको लॉस सफर नहीं हुआ। सीधा क्या करते थे, मैंने बोला था क्वेश्चन डीम्ड क्वेश्चन बना के चल रहे हैं, ये आएगा तो लिख के चल रहे हैं, रेमेडी मिलेगी अगर लॉस सस्टेन्ड हुआ होगा तो। और अगर यहां पर कोई क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन था बट उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि
इसमें क्योंकि इसको लॉस सफर नहीं हुआ तो ये रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता, तो साइलेंट थी ये वाली लाइन। अब जब इन्होंने एमटीपी में डाला तो ये लाइन ऐड कर दी, हाउएवर ही डिड नॉट सफर एनी लॉस, क्लियर कर दिया कि इस बंदे को कोई लॉस नहीं हुआ है। यानी इंस्टीट्यूट का मेन फोकस है कि भैया आंसर में तुम क्या लिखो, ही कैन नॉट क्लेम एनी कॉम्पेंसेशन बिकॉज उसको कोई लॉस ही नहीं हुआ है, उसको कोई लॉस ही नहीं हुआ है। मैं आपको एक बारी 1 मिनट दो मेरे को बस, मैं तुम्हें एक बार ये क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके दे दूं। ये क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये क्वेश्चन है ये वाला, यस, सुदर्शन एक्सपोर्ट वाला। देखो सेम क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है, डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस इन्होंने हल्का सा क्या चेंज कर दिया, यस 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 यस। तो यहां पर देखो इन्होंने लिखा ना मिस्टर आलोक ने शेयर खरीदे, पर यहां कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि बंदे को लॉस हुआ, ठीक है। और सेम क्वेश्चन एक वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाला भी है, उसमें इन्होंने अलग आंसर दे रखा है। तो अब इन्होंने क्या करा, हाँ सुदर्शन वाला और एक वो जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाला था आलोक था, उसमें इसमें आलोक था बंदा, उसमें दिवाकर था। तो अब इन्होंने यहां क्लैरिफाई कर दिया ये आरना लिमिटेड वाले में दैट ही डिड नॉट सफर एनी लॉस, बंदे को कोई लॉस नहीं हुआ है, तो आपको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है, सर्विस बाय पोस्ट बताना है आपको कि सर्विस बाय पोस्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा लिख देना सर्विस बाय पोस्ट, वो प्रॉपरली एड्रेस्ड होना चाहिए, प्रीपेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नहीं जब लॉस ही नहीं हुआ ना दर्श, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन फॉर एंट्रेंचमेंट, अगेन रिपीट क्वेश्चन, शुभ कामना प्राइवेट लिमिटेड, इसके आर्टिकल रजिस्टर हुए, मेमोरेंडम रजिस्टर हुए 2010 में। नाउ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर ऑफ द व्यू दैट हम चाहते हैं कि जो आर्टिकल्स में फोर फीचर वाले क्लॉजेस डले हुए हैं उनको अगर चेंज करना है तो 90% मेजोरिटी से कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। जबकि लॉ में लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स को तो एसआर पास करके चेंज किया जा सकता है। सीधा सीधा आंसर लिख दो किसका, एंट्रेंचमेंट का। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन। तो ये एंट्रेंचमेंट का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, यू विल बी एबल टू मैनेज इट। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया था राइटिंग प्रैक्टिस में, अगर आपको याद आ रहा हो 12.5% आंसर तुम इन्हें निकाल के मुझको दिया था, 12.5%। हाँ एंट्रेंचमेंट में ना कुछ बच्चों को यह भी गलत फहमी होती है कि एंट्रेंचमेंट का मतलब समझते हैं हमेशा 90%, वो ऐसा नहीं होता। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि आपको आर्टिकल्स के ऑल्टरेशन को स्ट्रिक्ट बनाना है, दैट्स इट। अब आप उसको स्ट्रिक्ट कैसे बना रहे हो, आप एसआर पास ना करके थोड़ा और स्ट्रिक्ट प्रोविजन फॉलो कर रहे हो। तुम 80% पे अप्रूव कराओ, 85, 89, 88, 90, 93, वट एवर इट इज नॉट ऑलवेज 90। ये तुम 2-3 क्वेश्चन देख रहे हो आईसीआई के जिसमें उन्होंने 90 दिया हुआ है, तुमको लगता है 90 ही है, ये 90 नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बस ये ध्यान रखना इट शुड बी मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर। एसआर से थोड़ा ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए बस। एसआर इज 75%, आप 80 पे करा लो, 85 पे करा लो, तो वो भी एंट्रेंचमेंट है। 100% भी हो सकता है, यस, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस में कर लिया था कि वो 40,000 में से 5,000 शेयर इनके पास है और इन्होंने क्या किया हुआ है, इन दोनों ने रिक्विजिशनिस्ट ने साइन भी किया हुआ है। क्या ये वैलिड रिक्विजिशन है? हाँ। इनकी रिक्वेस्ट पे मीटिंग बुलाई जाएगी, हाँ। सेक्शन 100 यहां पे फॉलो होगा। फिर उसके बाद ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, ओहो सीधा सीधा रूल पूछ रहा है, बताओ रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, उसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं। वाओ, सीधा सीधा क्वेश्चन है, पेल देना। फिर ये मैंने अभी तुमको राइटिंग प्रैक्टिस में कराया सितंबर 25 में, और इसको तो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस में भी मैंने बोला था कि ये एलडीआर क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलना। जहां पर ये वाला सीन हुआ था कि एक मेसर्स एटी कंपनी एक प्रोप्राइटरी फर्म थी और वी के एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म थी और इनको जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया गया। शेयर होल्डर ने रेम्यूनरेशन की फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमडी को दे दी, तो ये हो सकता है, इट इज वैलिड। सेक्शन नंबर 142 ये बोलता है फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, बट सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? वो मेंबर डिसाइड करते हैं इन द जनरल मीटिंग, या फिर मेंबर्स मैनर डिसाइड कर लेते हैं इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में दे डिसाइड द मैनर इन विच द रेम्यूनरेशन शुड बी डिसाइडेड। तो वो जो मैनर होता है ना, उस मैनर वाली पावर को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, मेंबर्स ऑथोराइज कर सकते हैं कि आप बता देना रेम्यूनरेशन कितनी है। सो दैट कैन बी डन, ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये वाला हमने क्वेश्चन कर लिया था। क्या ऐसा डेलीगेशन किया जा सकता है? यस, डेलीगेशन किया जा सकता है। क्या रैटिफिकेशन कराना जरूरी है? नो, हर साल आपको रैटिफाई कराने की जरूरत नहीं है, ये पहले प्रोविजन हुआ करता था, ठीक है। एंड वेदर आर रिवाइज एडीटी 1 फॉर्म फाइल्ड? यस, रिवाइज एडीटी 1 हमको फाइल करना पड़ेगा। क्यों रिवाइज एडीटी 1 हमको फाइल करना पड़ेगा? क्योंकि इट विल बी ट्रीटेड एज लाइक अ न्यू
अपॉइंटमेंट। तो ये वाले केस में आपको रिवाइज एडीडी 1 फाइल करना था जब उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था फर्म का। फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुई, सो वी ट्रीटेड एज अ न्यू अपॉइंटमेंट। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से कौन सी ऑल मेंबर कंसेंट बेटा, कहां पर लिख रहे हो ऑल मेंबर कंसेंट, ठीक है। यहां पर आपको दोबारा से क्या लेना पड़ेगा, वो एडीडी 1 फाइल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये रिपीट क्वेश्चन है, मई 25 में करा चुका था, तो इसलिए मैंने इस बार एलएलपी के राइटिंग प्रैक्टिस में इसे कवर नहीं किया था। ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, एक एलएलपी थी, उसमें लड़ाई हुई तो एक पार्टनर छोड़ के चला गया, जो एक बचा हुआ पार्टनर था वही एलएलपी को चलाता रहा। तो 6 महीने से ज्यादा अगर चला लोगे तो फिर जो आपके डेट्स होंगे वो आप क्या कर लोगे, वो आप उसके लिए पर्सनली लायबल हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हेडन केस का। हेडन केस मुझे लग रहा है अभी भी आ सकता है, जैसे इस बार आईयूएस में से हेडन केस, एजस्डम जनरेस, नॉसिटर असोसिस, दीज आर रेलेवेंट, ये आ सकते हैं, ठीक है। मैगजीम आ सकती है, कंटेम्पोरेरी एक्सपोजिशो वाली मैगजीम आ सकती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद फिर रॉक एंड अमान आर पार्टनर इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, देयर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट ऑडिटर एंड, ये वो वाला क्वेश्चन भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, नया है और इंपॉर्टेंट भी है। ये भी तुमको राइटिंग प्रैक्टिस में कराया, जहां पे उन्होंने साइन करा लिए थे बट अप्रूव नहीं कराया था, याद है। यहां वाले क्वेश्चन में साइन करा लिए थे, वो लोगों ने साइन कर दिए थे, 2 डायरेक्टर्स थे और सीएफओ सीएस ने साइन कर दिए, सीईओ ने साइन कर दिए, बट अप्रूव नहीं कराया था। हाँ, 134 की लैंग्वेज ऐसे स्टार्ट होती है कि दे शुड बी अप्रूव्ड, देन दे शुड बी साइंड, व्हेन एंड देन दे विल बी ट्रांसफर टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर द ऑडिट। तो पहले अप्रूव कराना जरूरी था। एक बच्चे का ना इस क्वेश्चन पे, जब राइटिंग प्रैक्टिस वाला लेक्चर है उसमें कमेंट्स में कमेंट आया हुआ है कि ऐसे तो 2 डायरेक्टर्स में से एक एमडी होना चाहिए, यहां तो एमडी ने साइन नहीं करे, तो हम इस बेसिस पे भी बोल सकते थे कि ये इनवैलिड हो गया। नहीं, क्योंकि एमडी का होना या ना होना इट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब एमडी का होना मैंडेटरी नहीं होता कंपनी में, जरूरी नहीं है आपकी कंपनी में एमडी हो ही हो, बट अप्रूवल तो होना ही था ना। तो लैंग्वेज में क्या मिसिंग दिखा तुम्हें कि तुमने साइन करा लिए, ऑडिटर को दे दिया, बट अप्रूव नहीं कराया पहले बोर्ड से, तो अप्रूवल वाले वर्ड पे ये क्वेश्चन था। एमडी वाले पॉइंट पे आप इसको गलत करार नहीं कर सकते, क्योंकि एमडी का होना या ना होना इट इज नॉट ऑलवेज देयर कि एमडी हो कंपनी के अंदर, समझे। तो एक बच्चे ने कमेंट भी लिखा था और मैंने उसमें रिप्लाई भी करा है कमेंट में, ये वाली चीज कि एमडी का होना ना होना जरूरी नहीं होता, इसलिए एमडी वाले पॉइंट पे हम यहां पे क्वेश्चन को नॉन कंप्लायंस में नहीं डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। वी डिक्लेयर द क्वेश्चन नॉन कंप्लायंस इन द नॉन कंप्लायंस बिकॉज ऑफ द अप्रूवल वाला पॉइंट, कि आपने अप्रूव नहीं कराया था। ओ, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस डिपॉजिट में करा दिया था कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास टर्नओवर कितना है, 510 करोड़ का है, तो ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन गई। अब क्योंकि ये एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन गई तो ये पब्लिक से डिपॉजिट उठा सकती है, बिल्कुल सर। तो पहला, क्या ये पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? हाँ। ओआर पास करके कर सकती है? हाँ, अगर आपकी डिपॉजिट्स 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी वाली लिमिट के अंदर है, 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के लिमिट के अंदर है, यस कर सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या 5 करोड़ के पैसे, 5 करोड़ रुपए उठाए जा सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म? वैसे देखो, अगर हमको शॉर्ट टर्म पैसा उठाना होता है तो हम कितना उठा सकते हैं, 6 महीने से कम के लिए उठा सकते हो, बट 3 महीने से ज्यादा के लिए ही उठाना, मतलब 3 से कम नहीं जा सकते आप, ठीक है। एंड जो आप शॉर्ट टर्म के लिए उठाओगे दैट शुड बी 10%। तो 10% कितना होता है सर? 10% होता है इसका 10%, तो ये कितना है 60 करोड़। 60 करोड़ का 10% कितना आएगा? 6 करोड़। तो आप 6 करोड़ तक उठा सकते हो, कंपनी 5 करोड़ उठाना चाहती है, यस इट इज विद इन द लिमिट, यस इट इज विद इन द लिमिट, यस और नो? यस सर। उसके बाद ये एक मैनेजेबल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तुम आंसर बताओगे, ठीक है। आप मेरे को आंसर बताओगे इसका, आई वांट आंसर फ्रॉम यू पीपल। एक कंपनी है, उसने ना डिविडेंड डिक्लेयर करा, ठीक है। अब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो कितने दिन के अंदर अंदर रीपे हो जाता है, मतलब रीपे बोल रहा हूं, कितने दिन के अंदर अंदर पे हो जाता है, जल्दी बताओ। When the dividend is declared, it is to be paid within how many days? कितने दिन के अंदर अंदर आप डिविडेंड पे कर दोगे? यस, जल्दी बोलो। वेरी गुड सर। डिक्लेरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर हमको पे करना होता है, और अगर पे नहीं कर पाए, सपोज 30 डेज के अंदर पे नहीं हुआ, जो बच्चा आंसर करेगा ना उसके आंसर सही आएंगे पेपर में, ध्यान रखना। सर अगर हमने 30 डेज के अंदर पे नहीं किया, देन विद इन हाउ मेनी डेज इट शुड बी ट्रांसफर्ड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट? जल्दी से बताएंगे, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, क्यूटी क्यूटी बच्चे हैं, फटाफट से आंसर देते हैं। सर अगर हमने पे नहीं करा 30 डेज के अंदर, तो फिर कितने दिन के अंदर अंदर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर चला जाना चाहिए? इट शुड बी ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। तो यहां पर वो क्वेश्चन 7 डेज पे है, और ये सेम क्वेश्चन मुझे जहां तक याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन मेरे भी इंटर एग्जाम में आया था।
जहां पर इन्होंने डिविडेंड का टॉपिक और जीसीए का टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन पूछा था डेट निकालने का। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला, डिविडेंड आपका, ये तो इन्होंने चलो बता दिया 7 डेज। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं तो ये भी ना बताऊं, खुद से दिमाग लगाओ कि तुमको डिविडेंड की भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर जज हो जाएंगे बड़े आराम से। इन्होंने तो बता दिया यहां पे कि 7 डेज के अंदर अंदर आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। बट आप ध्यान रखना, ठीक है, कि 7 डेज के अंदर अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो इन्होंने बोला मान लो कि जो वो आपके डिक्लेरेशन से 30 दिन खत्म हो रहे थे ना, सपोज वो 30 अक्टूबर को खत्म हो रहे थे, तो 7 डेज का टाइम पीरियड कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, डेट निकाल के बताओ मुझे। डेट निकाल के बताओ, डेट निकाल के बताओ। अगर 30 अक्टूबर को वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है 30 डेज वाला, देन 7 डेज कहां से काउंट होंगे, 30 से या 31 से? सर इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अक्टूबर और 7 डेज जाएंगे 6 नवंबर तक। बोथ डेज इंक्लूसिव, बोथ डेज इंक्लूसिव। 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए और 6 नवंबर तक आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ डिविडेंड प्लस जीसीए। हो सकता है पेपर में और गेम खेले और ये वाला टाइम पीरियड उड़ा दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 का है। वो पूछ रहा है बताओ, एक कंपनी ट्यूलिप गार्डन लिमिटेड है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, रजिस्टर ऑफ मेंबर वहां मेंटेन करती है, बट वो चाहती है हमारे कुछ लोग कैलकाटा में रहते हैं, तो कोलकाता में भी हम क्या करें, वहां पर अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करें। इंस्टेड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हम चाहते हैं वहां मेंटेन करें, तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे, मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर आपके कोलकाता रिसाइड करने चाहिए और आपको ऐसा करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कर सकते हो। नेक्स्ट, whether Mr. Richard director holding only 400 share of rupees 4000 has the right of inspect। हाँ, तुम्हारे पास एक शेयर हो उससे मतलब नहीं होता कि तुम्हारे पास इतने % शेयर हो तो तुम रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हो। भले ही आपके पास एक शेयर हो, आप रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हो और जाकर फ्रीली इंस्पेक्शन करो। बिजनेस आवर्स के दौरान करना, पैसे आपको कोई नहीं देने, कोई फीस आपके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन था। रायसन लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। एज पर इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पेड अप शेयर कैपिटल इनकी 40 करोड़ है, टर्नओवर 210 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग लोन 90 करोड़ है एंड डिपॉजिट्स 28 करोड़ हैं। बताओ इंटरनल ऑडिट रखना है या इंटरनल ऑडिटर रखना है या नहीं रखना? इंटरनल ऑडिट कराने की जरूरत है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, हाँ जी, इंटरनल ऑडिटर के लिए लिमिट क्या होती थी? सर इंटरनल ऑडिटर की लिमिट होती थी 25, 50, 100, 200 पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट के केस में लिमिट होती थी 2, 100 और 200। हाँ करो। प्राइवेट कंपनी के केस में लिमिट होती थी 2, 100 और 200। पब्लिक कंपनी के केस में लिमिट होती थी 25, 50, 100, 200। राइट, राइट सर। तो यहां पर 25 किसकी? डिपॉजिट्स की। यहां पर तो इसके डिपॉजिट्स भी 28 करोड़ है, यहां पर तो इसके डिपॉजिट्स भी 28 करोड़ है, तो ये वाली लिमिट वायलेट हो गई। और दूसरी चीज कि इसका जो टर्नओवर है ये भी 200 करोड़ से ज्यादा है, तो 2 लिमिट्स इसकी ब्रीच हो रही है। मैं तो बोल रहा हूं चारों में से कोई एक भी ब्रीच हो जाती तो आपको क्या करना पड़ता? इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ता। यहां तो आपकी दोनों ही लिमिट ब्रीच हो गई, तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना ही पड़ेगा। एंड यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सीधा 6-4 का क्वेश्चन है कि वो बंदा अगर बाहर से आया है तो फिर क्या वो बाहर वाली एसेट्स को रख सकता है, नहीं रख सकता? बतेरी बार ये क्वेश्चन आपको लिखवा के करा दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखवा के करा दिया। और मैंने तुम्हें अभी राइटिंग प्रैक्टिस कराते समय बोला भी था, वी हैव डिस्कस्ड इन द राइटिंग प्रैक्टिस इन May 25 ऑल्सो एज वेल एज September 25 ऑल्सो। मैंने तुम्हें बोला है 6-4 पढ़ के जाना, आने के चांसेस हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके थे MTP 1 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाऊंगा MTP 2 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे, पर पहले एक बार मुझे सब लोग लिखेंगे डन डनाडन डन सर, एकदम मजा आ गया हमको, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लगा। कोई हमको ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा जो आड़ा टेढ़ा हो। जो थे भी वो मैंने कराए तुमको, जो थे वो भी मैंने तुमको कराए इन द राइटिंग प्रैक्टिस, तो तुमको टेंशन तो नहीं लेनी ना। जल्दी बोलो एक बार सब लोग। अरे अब्बा डब्बा जब्बा का मतलब वी डोंट हैव एनी आइडिया, पता नहीं, ठीक है। अब्बा डब्बा जब्बा क्या है? राइट, राइट सर। चलो अब आ जाओ MTP नंबर 2 पे और उसके डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं एक बार, फिर मैं MCQs पे आऊंगा। सबसे पहले आ रहा है इसका एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। मेरे को नहीं पता भाई एग्जामिनर को ना इस क्वेश्चन से क्या प्यार है,
ठीक है, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ लव द एग्जामिनर इज हैविंग विद दिस क्वेश्चन। हर एक अटेम्प्ट बाद उठा के दे देते हैं। बताओ इसके मेंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? 205 मेंबर है, डायरेक्टर और उनके रिलेटिव ये काउंट होंगे, करंट एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे, एक्स एम्प्लॉय काउंट नहीं होंगे, ज्वाइंट शेयर होल्डर 1 काउंट होंगे, यानी 12 की जगह 6 काउंट होंगे, और ये 118 काउंट होंगे। तो ये 118 और ये 40 और ये 6। वाओ, क्या हमें कन्वर्ट करना है? नहीं करना। ओ, कन्वर्ट करने के लिए मेंबर रिड्यूस करने हैं? नहीं करने यार, नहीं करने हैं। पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन, मतलब पेपर में आए तो इसको तो ऐसा ईगो में आके छोड़ के आ जाऊं मैं। चल भाई ये लिखूंगा क्या? बार बार ये लिखवा रहे हो तुम मुझसे, ठीक है? हाँ, ऐसे हाथ जोड़ो और बोलो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए। क्यों आ जाए? कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इतना पढ़ के जा रहे हो। चलो इधर आओ, फिर उसके बाद यहां सुनो। ये वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। रॉबस्ट लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ये ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं। कंपनी ने अप्रोच करा अरविंद प्रमोद एंड कंपनी को। इसमें 2 पार्टनर है, अरविंद और प्रमोद, इनको ऑडिटर अपॉइंट करने का। अब पता चला कि मिसेस सानवी जो है, जो अरविंद की वाइफ है, यानी जिसको प्रपोज्ड ऑडिटर किया गया है, जिसको बंदे को ऑडिटर रखना है, उसकी जो वाइफ है, रिलेटिव, उन्होंने उसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स में पैसा डाला हुआ है और फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख। अलाउड है डिसअलाउड है? अलाउड है या डिसअलाउड है? हाँ या ना? अलाउड है या डिसअलाउड? बिल्कुल अलाउड है सर। रिलेटिव को अलाउड होता है फेस वैल्यू 1 लाख तक होल्ड करना, दैट इज एब्सोल्युटली अलाउड। मिसेस लता, हु इज द वाइफ ऑफ मिस्टर प्रमोद, हैज प्रोवाइडेड अ पर्सनल गारंटी ऑफ 1.5 लाख। हे मां, माता जी, 1 लाख तक की गारंटी दे सकते हो, 1 लाख से ऊपर की गारंटी दोगे 143 में डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा बेचारा, और ये बेचारा डिस्क्वालीफाई हो गया। ये प्रमोद विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड। ये अलाउड है। अरविंद इज क्वालिफाइड, ही कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, क्योंकि फेस वैल्यू 1 लाख तक है, तो वो अलाउड है। बट यहां पर ये बंदा क्या है? डिस अलाउड। इंडेटेडनेस के केस में 5 लाख देखते हैं, गारंटी के केस में 1 लाख देखते हैं। अगर लोन लिया हुआ है तो लोन वाले केस में आप 5 लाख देखते हो, गारंटी वाले केस में आप 1 लाख देखते हो, ठीक है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रॉबस्ट लिमिटेड इज सीकिंग लीगल एडवाइस। प्रियांशु कह रहा है बीवी की वजह से बेचारा पति ठुक गया। जब बीवी की वजह से पति को कुछ तरक्की मिलती है, तब तो लोग नहीं बोलते कि बीवी की वजह से तरक्की मिली है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रोबस्ट लिमिटेड इज सीकिंग लीगल एडवाइस। तो आपको बताना है क्या ये ऑडिटर अपॉइंट हो सकते? नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी गारंटी वाला क्लॉज फंसेगा 143 में। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द फेमा। मिस्टर अरमान हैज बीन डायग्नोस्ड विद अ रेयर कार्डिक कंडीशन एंड प्लान्स टू ट्रैवल टू यूएसए फॉर अ हार्ट सर्जरी। बंदे को हार्ट सर्जरी कराने कहां जाना है? यूएसए के डॉक्टर के पास जाना है। कहां जाना है? यूएसए के डॉक्टर के पास। और उसने बोला मेरे को बताओ कि मेरे को क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी और मैक्सिमम अमाउंट में कितना विड्रॉ कर सकता हूं अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एलआरएस के अंदर कवर हो जाएगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर कवर हो जाएगा, और लिबरलाइज्ड क्या बोलते हो सर? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में आप कितना विड्रॉ कर सकते हो? $250,000 विदाउट अप्रूवल क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो, ठीक है? मतलब $2.5 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हो। $2.5 लाख तक आप बैंकर से मांग सकते हो पैसे कि मेरे को दो, मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, और उसके लिए आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट अप्रूवल यू कैन ड्रॉ $250,000। पर यहां पे एक लाइन और कोट करके आना, क्या? क्योंकि ये मेडिकल ट्रीटमेंट वाला केस है, तो अगर वहां के मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ज्यादा अमाउंट का एक एस्टीमेट बना के दे दिया डॉक्यूमेंट पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, तो फिर जितना वो एस्टीमेट बना के देंगे, मान लो उन्होंने लिख दिया $4.5 लाख लगेंगे, $4,50,000 विल बी रिक्वायर्ड, और अगर उन्होंने एस्टीमेट बना के दिया तो आप $4.5 लाख निकाल के लेके जा सकते हो, वो भी बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी अप्रूवल के। ठीक है, ठीक है सर, आगे आओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ए पढ़ो जरा। रिपीट क्वेश्चन है ये, मैं तुम्हें मई 25 की राइटिंग प्रैक्टिस में भी करा चुका हूं, सितंबर 25 की राइटिंग प्रैक्टिस में भी करा चुका हूं कि भाई अगर चेयरपर्सन जो था, हु सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक एजीएम हुई, उसमें चेयरपर्सन था, बिना साइन करे भाग गया क्योंकि उसकी मम्मी बीमार हो गई। इस बार क्वेश्चन जो आया था आई थिंक उसमें पापा बीमार हो गए थे, तो किसी भी रीजन की वजह से बंदा क्या चला गया इंडिया से बाहर चला गया। तो बताओ इसकी एब्सेंस में मिनट्स कौन साइन करेगा? इसकी एब्सेंस में मिनट्स कौन साइन करेगा? अले यार कितना इजी क्वेश्चन है ये। इसकी एब्सेंस में मिनट्स कौन साइन करेगा? सर इसकी एब्सेंस में मिनट साइन करेंगे, वेरी गुड, द पर्सन ऑथोराइज, पर्सन नहीं डायरेक्टर ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ठीक है सर, आगे आओ।
मतलब ये क्वेश्चन डालने का मैं 12th के बच्चे को ना दूं ये क्वेश्चन, ठीक है, ये इंटर में पूछ रहे हैं। मेरे को इस बार भी एक क्वेश्चन से मैं बहुत खफा हुआ था, वो एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म में किसमें डिफरेंस आया था, कंपनी में आया था ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यों 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 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 वो एप्लीकेशंस बताओ अंडर कंपनीज एक्ट, सेक्शन 52 के वो 5 पॉइंट चिपका के आने हैं। बायबैक के लिए कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट वगैरह, ठीक है, बोनस इशू करने के लिए। अलग क्यों, ये क्यों पूछ रहे हो यार, 5 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 12th के बच्चों को भी ना पूछा जाए, ठीक है। आपसे हमारा सुख देखा नहीं जा रहा। मैं ये चाहता हूं कि तुम टफ चीजें पढ़ के पास हो। जब टफ वाले पेपर में 70-80 नंबर लेकर आओगे, पीपल विल वैल्यू यू, ठीक है। तुम सोचते हो पेपर इजी आ जाए, इजी पेपर के अंदर मेरे 70 आ जाएंगे, तो फिर सबके आ रहे हैं भाई। जब पेपर टफ आए और तब तुम्हारे 70 मार्क्स आए, तब तुम्हारे 80 मार्क्स आए, डोंट यू थिंक तब तुम्हारी वैल्यू क्रिएट होगी। और इंडस्ट्री में जाने के बाद ना नॉलेज तभी ही होती है। हम सोचते हैं पेपर इजी आ जाए, बस पेपर निकल जाए हमारे, तो पेपर निकल जाएंगे बट उससे नॉलेज ही नहीं होगी, क्या फायदा। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द हैवी थिंग्स, टफ चीजों के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। और टफ चीजें आ गई ना, और फिर तुम्हारे 70-80 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, भाई सोचो क्या अलग ही हो रहा होगा कि मेरे इस वाले पेपर में 80 आए थे। तो आई ऑलवेज वॉन्ट दैट कि वैसा वाला पेपर है, फिर तुम, क्योंकि तुम तो मेहनत कर रहे हो ना, तो तुम घबराते क्यों मेहनत से कि नहीं पेपर टफ आ गया। तो अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो पेपर में कर पाओगे काम, और कर पाओगे तो 80-90 नंबर आएंगे। और फिर जब नंबर आएंगे ना, देन यू विल सी कि भाई देख इस वाले पेपर में तेरा भाई कितने लेके आया था, 80 मार्क्स लेके आया था, उसका उसकी फील ही अलग है, ठीक है। चलो, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, सीधा क्वेश्चन लो भाई। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, मतलब ये पूछ रहे हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ठीक है सर बता देंगे। मतलब ये क्या पेपर है ये, सीए इंटर का। अगला क्वेश्चन, मंत्रा बुक्स एंड मीडिया लिमिटेड विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ हैज ऑब्टेन्ड अ टर्म लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम द बैंक। बैंक से टर्म लोन लिया, बोल रहे बताओ ये डिपॉजिट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, बैंक से लोन लेना डिपॉजिट थोड़ी होता है। 2(1)(c) रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी के अंदर लिखा हुआ है, बैंक लोन लेना क्या नहीं होता, डिपॉजिट नहीं होता। अगला, इन्होंने डीआरआर को यूज कर लिया क्योंकि इनको एक्यूट कैश क्रंच आ रहा था, मतलब छोटा मोटा ऐसे इमरजेंसी पड़ रही थी पैसों की, मना कर रहे थे नहीं 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 नहीं, नहीं फिर भी मना माने और डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व को यूज कर लिया फॉर द पेमेंट टू द क्रेडिटर। क्या ये अलाउड है, नो सर, दिस इज नॉन कंप्लायंस। डीआरआर का यूज सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट की रीपेमेंट के लिए होता है, किसी और पर्पस के लिए नहीं होता, ठीक है सर। क्या क्यों, वो लिस्ट पढ़ना स्टडी बॉय, जिसके अंदर लिखा हुआ है बैंक से लोन लेना डिपॉजिट नहीं होता। प्रियम्बल डज नॉट, आए है सीधा सीधा क्वेश्चन, प्रियम्बल का पेल लेना, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। फिर उसके बाद रिपीट क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस में 25 में कराया था कि अगर मान लो कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है 7.5% का, बट कंपनी के पास प्रॉफिट है 735 करोड़, बट कंपनी कुछ भी रिजर्व में ट्रांसफर करना नहीं चाहती, क्या बिना रिजर्व में ट्रांसफर करे यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, यस और नो। एक बार सब लोग आंसर लिख के बता देंगे। सर आपके कितने मार्क्स थे लॉ में, इंटर में 64। एक बार सब लोग लिख के बता देंगे जल्दी से कि मुझे जल्दी से बताओ कि इज इट अलाउड, यस यस सर अलाउड है, क्योंकि इट इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है रिजर्व में, ना चाहे तो ना करे। गॉट इट सर। आगे सुनना जरा। ओहो ओहो हो एलएलपी का क्वेश्चन लो जी, ये भी तुमको राइटिंग प्रैक्टिस में मई 25 में मैंने कराया हुआ है, ठीक है। क्या था ये मैं बता देता हूं। एक एलएलपी का नाम किसी पार्टनरशिप फॉर्म से मैच कर रहा था, ठीक है। वो पार्टनरशिप फॉर्म उठ के मुंह उठा के आ गई और बोलती कि हमारी ना पार्टनरशिप फॉर्म है और इनका एलएलपी का नाम हमारी पार्टनरशिप फॉर्म से मैच कर रहा है। सेक्शन 17 ऑफ द एलएलपी एक्ट उठाओ और उसके हिसाब से इस फॉर्म को ऑर्डर करो, एलएलपी को ऑर्डर करो कि तुम अपना नाम रेक्टिफाई करो। सीजी ने बोला चल भाई, अगर नाम किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी या कंपनी से मैच करता है तो हम इसको ऑर्डर करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म से मैच करता है अब्बा डब्बा जब्बा, ठीक है, फुट लो, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। फिर उसके बाद डिक्शनरी डेफिनेशन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ, ये पेपर में भी आ सकता है। डिक्शनरी डेफिनेशन हो गया, फॉरेन जजमेंट हो गया, ये वाले पॉइंट थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वीडियो डालनी है मेरे को अभी इस पे। अरे मेरे भाई कुछ नहीं है अब्बा डब्बा जब्बा, ठीक है। इधर सुनो,
ब्रेम लिमिटेड, क्या है ये कंपनी का नाम क्या है? ब्रेम लिमिटेड, ब्रेम लिमिटेड, ब्रेम लिमिटेड, ओके। ओहो, मैं परेशान हो चुका हूं ये वाले क्वेश्चन से भी। ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया है। सर कौन सा क्वेश्चन है ये? आप जाके राइटिंग प्रैक्टिस चेक करना, सन लिमिटेड वाला क्वेश्चन होगा, जहां पर क्या हुआ था, एक कंपनी ने क्या कराई, एजीएम कराई, एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे, वो अडॉप्ट नहीं हुए। फिर कंपनी ने क्या करा, फिर एडजर्न्ड एजीएम कराई, एडजर्न्ड एजीएम में वो अडॉप्ट हो गए। अडॉप्ट होने के बाद कंपनी ने आरओसी को क्या कर दिया, फाइल कर दिया। दोनों बार क्वेश्चन कराया, ये मई 25 में भी कराया, सितंबर 25 में भी कराया। सन लिमिटेड वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें आपने नॉन कंप्लायंस भी करा है और आपने कंप्लायंस भी करा है। यानी आपने क्या करा, आपने अनअडॉप्टेड वाले फाइल नहीं करे, वो भी तो फाइल करने थे जिनको आरओसी अपने पास प्रोविजनल लेगा। हाँ, जिनको आरओसी अपने पास प्रोविजनल लेगा, तो यस ये आपको फाइल करने थे। और वो अडॉप्टेड वाले भी फाइल करने थे। याद है, ये अभी उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, जहां पर क्या बोलते हैं अपना, एक स्टूडेंट थी जिसका नाम आई थिंक सिम्मी था, जिसने ये भी बोला था कि इसमें रीजन भी बताने पड़ते हैं। फिर मैंने बोला था रीजन वाला ये नहीं होता, रीजन वाला 92 होता है, एनुअल रिटर्न वाला। अबे अभी कराया था थोड़े दिन पहले, हाँ बोल दो, शर्म करो, अभी थोड़े दिन पहले वाला क्वेश्चन लिखवा के कराया दोबारा। तो दिस इज ऑल्सो डन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मई 25 की राइटिंग प्रैक्टिस में हो रखा है। ओ भाई, मैंने इतने क्वेश्चन देखे, मैंने देखा कि भाई कितने सारे क्वेश्चंस तो राइटिंग प्रैक्टिस से कवर हो रखे हैं जो एमटीबी में पूछ रहे हैं, ये देख रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मई 25 में आया आपका, राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने कराया था। इसमें ये अंतरिक्ष वाला क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, अंतरिक्ष वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक बंदे ने कंपनी से प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड था, उसको पता नहीं था, उसने बोला अब्बा डब्बा जब्बा मुझे पता नहीं है। और लेटर ऑन जब रजिस्ट्रेशन कराने की बारी आई, तो बाद में पता चला कि ये तो टाइटल डीड फ्री नहीं है, बंदे के नाम में रजिस्टर ही नहीं हो सकती। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए, कंपनी बोली हमारी कोई गलती नहीं है। सेक्शन नंबर 80 ऑफ द चार्जेस चैप्टर, सेक्शन नंबर 80 कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हमने तो जब चार्ज रजिस्टर कराया, इसका मतलब वो पूरे जगत को हमने नोटिस दे दिया, अब तुम ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो तुम्हें चेक करना चाहिए था। हो, आपने क्यों चेक नहीं किया हो? और ये मई 25 में हमने लिख के किया भी था। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, पेल दो। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि हम अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो किसी और प्लेस पे मेंटेन करना चाहते हैं अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो कर सकते हैं, यस पेल देना, सीधा सीधा प्रोविजन है, अकाउंट चैप्टर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये आया आपका चैप्टर नंबर 2 का, दैट इज सेक्शन नंबर 19 का, कि सब्सिडरी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड कर सकती है या नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती है। कैसे? एक कंपनी है सोलरिस, सोलरिस का त्रिदंत में, सोलरिस का ट्रीडेंट में, या त्रिदंत बोल लो, जो वट एवर यू विल से, ये सोलरिस का ट्राइडेंट में या ट्रीडेंट में क्या है, इसका 57% क्या है, स्टेक है। तो ट्रीडेंट बन गई सब्सिडरी, ये सोलरिस बन गई होल्डिंग। ठीक है, एक शेयर होल्डर के पास इस सोलरिस के क्या थे, 7% शेयर्स थे, तो उस बंदे ने एक ट्रस्ट क्रिएट करी, 7% शेयर और 92 करोड़ रुपीस, ये दोनों मिला के उस ट्रस्ट को दे दिए, और ट्रस्ट का ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया इस ट्राइडेंट को। तो एज अ ट्रस्टी कैपेसिटी कैन दिस कंपनी कीप द शेयर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी? यस, ट्रस्टी कैपेसिटी में आप होल्डिंग के क्या कर सकते हो, शेयर होल्ड करके रख सकते हो। एंड इवन आप एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप ट्रस्टी बन के होल्डिंग के शेयर होल्ड करोगे तो आपको वोटिंग राइट भी मिलेगा, इस केस में आपको वोटिंग राइट भी मिलेगा। ठीक है, एंड उसके बाद सीधा सीधा सिंपल सिंपल फेमा का क्वेश्चन है। एक बंदा है कोई मिस्टर अर्जुन वर्मा, और ये बंदा इंडिविजुअल रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट है। ये बंदा $2 लाख निकालना चाहता है, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहता है, निकाल सकता है, यस। एलआरएस के अंदर आपको $2.5 लाख तक अलाउड होता है। इवन अगर एजुकेशन वाले केस में भी उन्होंने हायर एस्टिमेट दे दिया तो वो आप निकाल के लेके जा सकते हो बिना आरबीआई अप्रूवल के। एंड एक और बंदा है, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया है, और इसको गिफ्ट भेजना है $25,000 का, ये भी भेज सकते हो। गिफ्ट वाली भी लिमिट आपकी एलआरएस के अंदर इंक्लूड होती है, तो ये भी आप $2.5 लाख के अंदर अंदर बिना आरबीआई अप्रूवल के भेज सकते हो। ओहो, ये हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस खत्म। अप्रॉक्स मेरे हिसाब से शायद 35 मिनट्स लगे हैं, क्योंकि शुरू के 4-5 मिनट तो हमने बातें की थी, उसके बाद वी स्टार्टेड। तो यहां आपके हो जाते हैं सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस खत्म जस्ट इन 35 मिनट्स। अब मेरे को डिस्कशन करना है एमसीक्यूज पे। ठीक है, एमसीक्यूज है थोड़े से हो, ठीक है, ठीक है सर। अब मुझे जल्दी से बताओ, आर यू रेडी फॉर एमसीक्यूज? पहले गलत वाले करने हैं, पहले सही वाले करने हैं? पहले एमटीपी 2 के कराऊं या एमटीपी 1 के कराऊं? पहले एमटीपी 1 के कर लेते हैं, पहले एमटीपी 1 की कर लेते हैं ना, क्या बोलते हो, है ना? पहले सही वाले करा दो चलो, अब देखो एमसीक्यूज का एक सीन क्या रहता है ना,
पढ़ लो ए। एमसीक्यूज का क्या सीन रहता है पता है? हमेशा द फर्स्ट ट्रिक इज टू डू एमसीक्यू क्या, सीधा पहले आ जाओ क्वेश्चंस पे, सीधा पहले ऊपर केस पे नहीं जाना, पहले क्वेश्चंस पे आओ। एंड क्वेश्चंस में देखो कई सारे क्वेश्चंस तो आपके ऐसे होंगे जो बिना केस पढ़े ही हो जाएंगे, एंड इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम ऑल्सो। बट जहां आपको हल्का सा भी संदेह लगे, जरा सा भी ऐसा डाउट लगे ना, देन रेफर द केस फर्स्ट। तो फिर एक बार केस पढ़ के देख लेना कि इस चीज से रिलेटेड ऊपर केस में क्या बात दी हुई है। बच्चे क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं पेपर, नियो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, ना 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 ना, अबे चल सीधा यहां आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ भी अधूरा अधूरा लगेगा, मेरा आंसर नहीं आ पा रहा, देन आई विल रेफर द रिलेटेड पार्ट इन द केस। ठीक है, फिर मैं एक बार केस को रेफर करूंगा कि क्या केस के अंदर दिया हुआ है। बट पहले पूरा केस पढ़ के 10 मिनट खराब करना, ये बेवकूफी है, बिल्कुल ऐसा मत करना। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे आना। कई क्वेश्चंस में आपको, ट्रस्ट मी मैं सच्ची बोल रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिना केस देखे ही सॉल्व हो जाते हैं। और इवन कई कई तो केस सिनेरियोज होंगे पूरे पूरे। आप जो एमसीक्यू के केस सिनेरियोज उठाओगे ना, जो मैंने 35 केस सिनेरियो वाली वीडियो डाली हुई है, 3 घंटे की वीडियो है भाई, उसे देखना। उसके अंदर 35 केस सिनेरियोज कवर्ड हैं जो ICAI ने रिलीज किए थे, एंड एज इट इज दे कैन आस्क इन द क्वेश्चन पेपर में। अभी भी आए थे, मई 25 में भी आए थे। ठीक है, एज इट इज डिट्टो सेम वैसे ही दोबारा सितंबर 25 में रिपीट हो जाएंगे, तो वो जरूर देखना। एंड यू विल सी पूरा का पूरा केस मैंने आंसर कर दिया बिना एक बार केस को पढ़े भी। एंड इट हैपन्स, आप हमेशा ऐसा करिएगा कि जब भी स्क्रीन ब्लर है क्या? जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करो ना, तो सीधा पहले क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक तो है, मजे ले रहे हो? पिटना पिटना है क्या तुमने? है, बताऊं तुमको मैं? नलायक, सही हो गई अब। चल, झूठ ही बोलते रहते, पता नहीं कुछ भी मजे लेते हैं। पढ़ो इधर, पहला क्वेश्चन। कंसिडरिंग द एप्लीकेबल प्रोविजन रिलेटेड टू द प्राइवेट प्लेसमेंट, भगाओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और पूछ रहे हैं बताओ कौन सी करेक्ट है। कंपनी हैज ब्रीच द 200% की लिमिट, ये वो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यहां से, तो देन आई नीड टू गो टू द केस कि केस में क्या बात कर रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट की। तो कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने क्या करा है सर? कंपनी ने, सुनना जरा, मैंने लगा के रख ली स्क्रीन, अब मुझे भी दिखेगी। ठीक है, कंपनी ने क्या करा है, तुम ज्यादा ही चंट बनते हो, बहुत तेज हो रहे हो। कंपनी ने पता क्या करा, बताओ ना सर क्या करा? कंपनी ने करा प्राइवेट प्लेसमेंट। और जब कंपनी ने करा प्राइवेट प्लेसमेंट, तो कंपनी ने ना 180 इंडिविजुअल इन्वेस्टर को प्राइवेट प्लेसमेंट दी और 25 म्यूचुअल फंड्स को दी। म्यूचुअल फंड्स आर द QIBs, वो QIBs होते हैं। एंड 30 एम्प्लॉइज को दी अंडर ESOP। तो 180 प्लस 25, 205, 205 एंड 30, 235 को दे दी। बट क्या ये 235 है? नो, क्योंकि इसके अंदर क्या काउंट नहीं होता, QIB और ESOP वाले काउंट नहीं होते। तो क्या कंपनी ने कोई लिमिट ब्रीच की है? नहीं की, कंपनी ने कोई लिमिट ब्रीच नहीं की। तो हम यहां पे लिखेंगे द कंपनी हैज नॉट एक्सीडेड द 200% की लिमिट, बिकॉज ये दोनों क्या होते हैं, एक्सक्लूडेड होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर विल बी सी। और सुन लो ओए, तुम लोग यहां पे एमसीक्यूज के आंसर लिखो ना यार। व्हेन यू आर वॉचिंग द क्वेश्चंस, आपका तो बनना चाहिए कि मेरे से पहले आप आंसर लिख दो यहां पे कि ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आओ। द कंपनी हैड डिफॉल्टेड ऑन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। कंपनी ने ना कभी डिपॉजिट की रीपेमेंट का डिफॉल्ट किया था, बट अब कंपनी दोबारा डिपॉजिट उठाना चाहती है। बताओ क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? तो कंपनी को वेट करना पड़ेगा 3 साल? नहीं, कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, और जिसमें वो ये बोलता था कि डिफॉल्ट हुआ था और डिफॉल्ट को ठीक हुए क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी 5 साल बीत चुके हैं। तो सेकंड का आंसर इज एब्सोल्युटली बी। सेकंड का आंसर इज बी, कंपनी के 5 साल बीत चुके हैं। स्टैट ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेकर आपको सर्कुलर के साथ देना होता है, ROC के पास रजिस्टर होता है। ओ हाँ, थर्ड क्वेश्चन। अब क्या मैंने ऊपर कोई केस रेफर किया? नहीं, सीधा यहीं से आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, कंपनी कंप्लीटेड 2 ऑडिट टर्म्स विद अरुण एंड कंपनी। एक अरुण एंड कंपनी थी जो कंपनी ऑडिट करती थी इस कंपनी की।
अरुण एंड कंपनी मतलब ये कोई फर्म होगी, ये फर्म ऑडिट करती थी एक कंपनी की, और ये फर्म ऑलरेडी 2 टेन्योर्स पूरे कर चुकी है 5-5 साल के, यानी इसका 10 साल का टर्म पूरा हो चुका है। नाउ द कंपनी वांट्स टू अपॉइंट जैन एंड एसोसिएट्स एज इट्स न्यू ऑडिटर। अब हम नए ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं जिसकी फर्म का नाम है जैन एंड एसोसिएट्स, बट हमने ये पाया कि एक सीए नुपुर जैन है, वो कॉमन पार्टनर थी दोनों फर्म में। तो आपको बताना है which of the following best explain why Jain and Associate qualifies या disqualifies for the appointment as an auditor। आपको बताना है कि क्या ये जैन एंड एसोसिएट अपॉइंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वी विल से नो, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी सर? अपॉइंटमेंट ऑफ Jain and Associate would violate the provision of Companies Act as the firm has common partner with the retiring auditor firm, making it ineligible for the period of 5 years। 5 साल के लिए नई वाली फर्म भी क्या हो जाएगी? डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। 5 साल के लिए नोने वाली फर्म भी क्या हो जाएगी बेटा जी? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। ठीक है सर। 4th क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर ऑफ द व्यू दैट दे शुड मेंटेन अ रजिस्टर एट हैदराबाद ओनली इफ 1/4 ऑफ द मेंबर आर रिसाइडिंग देयर। डू यू अग्री विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ व्यू नॉट मेंटेनिंग द रजिस्टर एट हैदराबाद? ये बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि वो रजिस्टर कहां मेंटेन करेंगे? हैदराबाद में। इफ 1/4 ऑफ द मेंबर आर रिसाइडिंग देयर, अगर 1/4 मेंबर वहां पे रहते हैं तो मुझे बताओ क्या ये आप इससे अग्री करते हो या नहीं करते हो? सर अगर वहां पे 1/4 मेंबर रहते हैं, हम तो वैसे भी कंडीशन क्या देखते हैं? 1/10 से ज्यादा रहने चाहिए, वहां तो 1/4 रह रहे हैं तो अच्छी बात है, पर सिर्फ 1/4 रहने से कुछ नहीं होगा ना बाबू, एसआर भी तो पास कराना पड़ेगा। नो, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कराना पड़ेगा, तब आप हैदराबाद पे रख सकते हो, क्योंकि वहां पर मोर देन 10% मेंबर रहते हैं। ठीक है, वो कंडीशन अग्रीड है, बट सिर्फ ये कंडीशन से थोड़ी आप रख लोगे, आपको एसआर भी पास कराना पड़ेगा। ठीक है सर। अब आ जाओ केस नंबर 2 में, जिसमें इन्होंने तबाहियां मचाई हैं। ठीक है, आ जाओ। ये एलएलपी का केस है और इसमें 3 पार्टनर हैं। मिस्टर आर्यन है, कोई डीपी बने हुए, वो मिस सिमरन है स्लीपिंग पार्टनर, जुनेद फाइनेंस हेड है, रॉय ऑपरेशंस देखता है। ठीक है, ऐसे सब एक एलएलपी बनी हुई है। अच्छा, फिर उसमें कुछ बता रखा है कि किसी बंदे को कुछ क्रॉनिक डिजीज हो गई, उस बंदे ने रिजाइन कर दिया, फिर भी एलएलपी 3 पार्टनर के साथ चलती रही। हाउएवर इस पीरियड के बीच में कोई नया पार्टनर अपॉइंट नहीं हुआ। ठीक है ठीक है सर, ये सब ड्रामेबाजी दे रखी है। अब यहां पर क्वेश्चन आया 5th क्वेश्चन, मार्क कर लेना, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है एमटीपी का। ठीक है, 5th क्वेश्चन का आंसर एमटीपी में इज गिवन रॉन्ग, और यहां क्या बोला हुआ है? मिस्टर जुनैद रिजाइन फ्रॉम द स्टेलर एसोसिएट्स एलएलपी। ये मिस्टर जुनैद ने रिजाइन किया था ऊपर, ये देखो यहां लिखा हुआ है, इसने बंदे ने रिजाइन करा। इसने रिजाइन करा तो मुझे ये बताओ कितने टाइम के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ता है? कितने टाइम के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ता है? यस, जल्दी से बोल दो। द एलएलपी शुड इन्फॉर्म टू द आरओसी विद इन हाउ मेनी डेज? ठीक है, शिखर ने बोला 30, श्रुति 30, स्टडी बॉय 30, सन्नी सिंह ने बोला 30, अंकित ने बोला 30, अलिशबा ने बोला 30, अभिषेक ने बोला 30, अंजलि ने बोला 30, दर्श ने बोला 30, शिवानी ने बोला 30, सब लोग बोल रहे हैं 30, है ना? एवरीवन इज सेइंग कि क्या है? 30 है। मेरे को भी यही था, इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्यों दिया हुआ है 7। ठीक है, आंसर ये है। इसका आंसर बी दिया हुआ है आंसर में, तो आंसर गलत है। 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना होता है, 30 डेज ही आप मार्क करके आना। ठीक है, 7 डेज गलत आंसर दिया हुआ है, वो जो एमटीपी के अंदर दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई इट इज गिवन। ठीक है सर, आगे बढ़ना जरा। फ्रॉम 1 नवंबर 2023 टू 1 जून 2024 एलएलपी 2 ही पार्टनर के साथ काम कर रही थी। बताओ क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा भाई। पार्टनरशिप एलएलपी चलाने के लिए 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो तुहानू की दिक्कत हो गई? कोई भी दिक्कत नहीं हुई सर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ऑल द डिसीजन टेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर वैलिड एज इट नीड 2 पार्टनर ओनली टू रन अ एलएलपी। 2 पार्टनर होने चाहिए, 2 पार्टनर है, एलएलपी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन पे आया मैं, आगे बढ़ना जरा। 7th क्वेश्चन पे आया और इसने बोला रिगार्डिंग मिस सिमरन 20 लाख का लोन टू द एलएलपी, व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड इट्स लीगल इफेक्ट? आई लव दिस एमसीक्यू। पता है क्यों? ये इस पॉइंट से उठाया गया, एक सेक्शन से उठाया गया। ये एलएलपी में एक सेक्शन होता है, अगर आपने याद किया हो तो, कि डी क्यों नहीं होगा? अवेयर हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? अवेयर होने ना होने से कॉन्सिक्वेंस आएगा ही नहीं ना। मैं बोल रहा हूं डिसीजन ही वैलिड है, क्योंकि ऑलरेडी 2 पार्टनर है और 2 पार्टनर एलएलपी को चला रहे हैं, इसलिए डी नहीं होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, इधर सुनो, 7th क्वेश्चन पे आओ।
ये क्वेश्चन अच्छा मेरे को लगा। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पे एमसीक्यू की दया दृष्टि डाल रहा है, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कभी ना कभी इसका थ्योरी का क्वेश्चन आने वाला है। और ये क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। ये थ्योरी में दिख सकता है तुम्हें पेपर में अभी सितंबर 25 में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन किस सेक्शन पे बेस्ड है कि अगर एक पार्टनर ने फर्म को एलएलपी को लोन दे दिया, ठीक है, तो वो पार्टनर को बिल्कुल वही सारे राइट्स वही सारी चीजों की तरह ट्रीट किया जाएगा एज इफ अ नॉन पार्टनर। अगर एक बाहर का रैंडम बंदा कोई लोन देता तो उसके पास जो राइट्स होते वही एक पार्टनर के पास भी होते हैं। उस क्वेश्चन पे ये वाला प्रोविजन जो है, ये वाला जो है बेस्ड है। एंड यहां पर हम बोलेंगे इट इज ट्रीटेड एज अ थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड मस्ट बी ऑनर्ड लाइक एन एक्सटर्नल लोन। सारे राइट्स जो एक नॉन पार्टनर बंदा अगर एलएलपी को लोन देता तो उसके पास जो राइट्स होते वही पार्टनर के पास भी राइट माने जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। मिस्टर रॉय ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट्स टू मिस्टर केतन एंड नाउ केतन डिमांड मैनेजमेंट राइट। चल बे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। 8th का आंसर बताओ सर। प्रॉफिट ट्रांसफर डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी टू मैनेजमेंट और एक्सेस टू द एलएलपी अफेयर्स। ये कभी भी एलएलपी के अफेयर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, आपको कोई इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं करने दी जाएगी। इसका भी थ्योरी का क्वेश्चन कराया था अभी तुम्हें एलएलपी वाले चैप्टर में, राइटिंग प्रैक्टिस में कराया था, याद है ये वाला क्वेश्चन ही। तो इसका थ्योरी पूछ सकते हैं। देखो गेम पकड़नी यही होती है। आईसीआई को अगर पकड़ना है ना तुम्हें, तो यही, अगर वो वीडियो ना देखें बस ये वाली, तो आईसीआई को पकड़ने का यही तरीका है। आप ये देखो किस एरिया पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी अगर ये इस पे एमसीक्यू पूछ रहे हैं इट मीन उनके दिमाग में ये सेक्शन तो है। अब इस पे थ्योरी का क्वेश्चन पूछ देंगे पेपर में, इस पे थ्योरी का क्वेश्चन पूछ देंगे। हाँ, डॉटर वाला क्वेश्चन कराया था ना अभी, एक्स, जिसमें उस डॉटर का नाम क्या था, एक्स, वो एक्सेस करना चाहती थी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, आगे आओ जरा। वाओ, मार्क करो गलतियों का महासागर। ये कोई कंपनी है, प्रोसेस इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नासिक में खोल रहे हैं। और वहां पर इन्होंने ना कुछ एसेट्स खरीदी, एक वेयर हाउस खरीदा, 30 एकड़ लैंड खरीदी, 150 ट्रैक्टर खरीदे और एक प्लांटेशन ऑफ द 200 टिम्बर ट्री खरीदा ऑन द फार्म लैंड। ठीक है, पेड़ खरीदे वहां पे। ओ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताओ ऊपर में जो जो उसने एसेट खरीदी, कौन सी एसेट इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तुम लोग ना इतने आतुर होते हो, तुम लोग इतने आतुर होते हो पेपर में, जब तुम्हें देखा हुआ क्वेश्चन दिखता है भूल जाते हो कि कुछ गेम भी खेली जा सकती है। इंस्टीट्यूट सेम क्वेश्चन पेपर में पूछेगा बट थोड़ा सा घुमा के। कैसे कैसे पता है कैसे? यहां से नॉट हटा देगा, ऑप्शन थोड़े से बदल देगा, तुम्हारे दिमाग में वही रहेगा। वो ट्रैक्टर आंसर था इसका, ट्रैक्टर, ले ट्रैक्टर। उसने पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मूवेबल प्रॉपर्टी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी। और देवी देवताओं, पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, पूरा पहले से लेके आखिरी अक्षर तक पढ़ा करो। ठीक है, कि क्या पूछ रहा है। तो इसने पूछा कौन सी चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, यहां पे आंसर क्या है, ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रैक्टर मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रैक्टर इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये 10th वाले क्वेश्चन का आंसर दो। मैं एकदम चुप हूं, मैं नहीं कुछ बोल रहा। आई वॉन्ट आंसर, आई वॉन्ट आंसर। स्टडी बॉय दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। एक बारी लेक्चर देखना रिवीजन वाला, उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी, ऑप्शंस भी चेंज करेगा ये, ऑब्वियसली क्वेश्चन चेंज करेगा तो ऑप्शंस भी चेंज करेगा। यस आशीष, ये क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, मैं नहीं बता रहा। 10th क्वेश्चन का आंसर, इफ द रिक्वायरमेंट वाज टू ऑब्टेन अ रेगुलेटरी क्लियरेंस विद इन 45 डेज। ऊपर केस में कुछ बताया हुआ है कि उनको ना एक क्लियरेंस लेनी थी 45 दिन के अंदर अंदर। ये रहा, ये लिखा हुआ है, इनको ना कुछ एक रेगुलेटरी क्लियरेंस लेनी थी, वो एस्टैब्लिशमेंट मतलब वो फैक्ट्री वहां पे सेटअप करने के लिए 45 दिन के अंदर अंदर उनको अप्रूवल लेना था। सपोज करो वो जो 45th डे था, 45th डे था फ्रॉम 28th ऑफ February, वो 45 डेज काउंट होने थे और वो निकल कर आया 13th ऑफ April 2024, दैट वाज अ पब्लिक हॉलिडे। तो अगर वो पब्लिक हॉलिडे था तो बताओ लास्ट डेट क्या बनेगी। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं। पर इन्होंने एक गेम और खेली, यही सेम जो पूरा केस सिनेरियो करा रहा हूं ना, पूरा सेम केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट की 35 केस सिनेरियो वाली बुकलेट में है। पर वहां इन्होंने एक चीज गलत क्या मतलब अलग की हुई है, यहां अलग की हुई है। वहां उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी हुई, तो वहां जो लास्ट डे है उसके अगले वाला दिन ही आंसर है। उसमें आंसर सी बन रहा है, इसमें आंसर डी बन रहा है। ओ ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। ये देखो, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है? केस सिनेरियो में। अब यहां पे क्या किया हुआ है इन्होंने ये नहीं लिखा,
इन्होंने लिखा ये जो लास्ट डे बैठ रहा है ना 45th डे, यही संडे बैठ रहा है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 5th में, तो इसलिए आंसर 5th में हुआ, इसलिए आंसर 5th में हुआ। पर यहां वाले क्वेश्चन में पता है क्या हो रहा है, यहां वाले क्वेश्चन में बेटा गेम थोड़ी सी अलग है। और यहां गेम क्या है, जो लास्ट डे इन्होंने बिठाया है वो सैटरडे बिठाया है, वो पब्लिक हॉलिडे हो गया तो अगले दिन पे जाएंगे, अगले दिन वैसे संडे हो गया, तो फिर 14 नहीं 15 अप्रैल विल बी द आंसर। 15 इसका आंसर क्या होगा 15th ऑफ अप्रैल, तो 10th का आंसर विल बी डी। 11th क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, चलो आई एम वेटिंग। 11th क्वेश्चन का आंसर, लेट्स सी कितने लोग सही आंसर देंगे। The government notification dated 15th March was sent to this company via registered post and the company returns it with an endorsement of refusal। कंपनी को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया बट कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया, चल बे चल हट, हम रिफ्यूज करते हैं। बताओ क्या ये सर्व्ड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये क्या ऑप्शन है, मतलब विच ऑप्शन यू विल सेलेक्ट, ए बी सी और डी। आई एम वेटिंग, ए बी सी और डी। हाँ जी, वेरी गुड, सब लोग का आंसर आ रहा है ए, मेरा भी आंसर है ए। इंस्टीट्यूट का पता नहीं कैसे है बी, ठीक है, इनका बी है जो मेरे हिसाब से गलत है। आंसर इज ए, इसको डीम्ड सर्व्ड माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड सर्व्ड माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉट सर्व्ड नहीं है, इट इज डीम्ड सर्व्ड। वाओ सर, चले आगे, चलो सर। इसके बाद आ जाओ ये वाले केस पे। हाँ ये भी गलत है, सुनना जरा। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, लिस्टेड है वो, उसका करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है, जो खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, यानी उसका करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया 24-25 जो अभी चल रहा है। सेबी ने कुछ इरेगुलरिटीज ढूंढी और ये पता लगा कि कंपनी के में कुछ गड़बड़ है, कंपनी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है एंड हमको बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन करानी पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करानी पड़ेंगी, रीओपन करानी पड़ेंगी। ठीक है सर, ये शायद प्रीपेड और प्रॉपरली एड्रेस्ड वाला पॉइंट कंसीडर नहीं किए हैं, तभी इनको बी आंसर लग रहा है। नहीं ना, देखो ये वाले क्वेश्चन में ना केस लॉ भी है, ये वाले क्वेश्चन में केस लॉ भी था बेटा, आप केस लॉ भूल गए। देयर वॉज अ केस लॉ ऑल्सो, ये देखो ये रहा, जगदीश सिंह वर्सेस नाथू सिंह वाला केस। It was held that where a notice is sent to the landlord by the registered post and the same is returned by the tenant with an endorsement of refusal, it will be deemed that it has been served। तो सेम लाइन थी, सेम लाइन का क्वेश्चन पूछा हुआ बट आंसर लिख रहे हैं नो, पता नहीं कैसे। तो ये केस लॉ पे बेस्ड था, आंसर यस ही होना थी, यस इट हैज बीन डीम्ड टू बी सर्व्ड, बट इन्होंने लिखा हुआ है नो, तो ठीक है आंसर शुड बी ए लिख के आ जाना, राइट। यहां गड़बड़ हुई होगी उनसे। अब आगे सुनना, ये करंट फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी का चल रहा है 24-25, सेबी को पता चला कुछ गड़बड़ चल रही है, सेबी ने एप्लीकेशन डाल दी एनसीएलटी को कि इसके बुक्स रीओपन कराओ। आपको बताना है विच इज द लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर द रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप 24-25 में खड़े हो तो आप मैक्सिमम कौन से लास्ट, बिल्कुल हद से ज्यादा लास्ट साल बताना है आपको जिसके बुक्स रीओपन हो सकते हैं। तो पिछले 8 साल तक के बुक्स रीओपन हो सकते हैं। अगर आप अभी 24-25 में खड़े हो तो इसके पिछले 8 साल निकाल लो। जिनको मैंने रेगुलर में पढ़ाया है या जिनको मैंने फास्ट ट्रैक में पढ़ाया है, तुमको याद होगा ये 8 साल वाली 2 कैलकुलेशन करके दिखाई थी मैंने अलग अलग। कुछ याद आ रहा है? 2 अलग अलग कैलकुलेशंस मैंने आपको करके दिखाई थी। आई डोंट नो वेदर ये वाली कैलकुलेशंस मैंने करके दिखाई थी कि अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 में खड़े हो तो आपके पास मैक्सिमम यहां तक के अकाउंट्स होंगे। तो लॉ मेकर ने ऐसा लिखा हुआ है ये वाले अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए, इससे पुराने अकाउंट आपके रीओपन नहीं हो सकते। सो आंसर इज 16-17। कुछ याद आया? आंसर इज 16-17। और इन्होंने आंसर पता नहीं क्या गलत सलत दे रखा है, इन्होंने 17-18 दिया हुआ है या पता नहीं कैसे दिया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई बी इज आंसर, ठीक है, बट आंसर इज ए 16-17। 16-17 के अकाउंट्स आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम पुराने ओपन कर सकते हो, इससे ज्यादा आप पुराने ओपन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बोलते हैं एंट्रेंचमेंट क्लॉज अगर एक एबीसी लिमिटेड है जो कि प्राइवेट कंपनी है, वाह, नाम लिख रहे हैं एबीसी लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। मतलब इनको ये ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं बच्चा पागल हो जाए पेपर के अंदर बैठे बैठे प्रेशर में, ठीक है।
एबीसी लिमिटेड एक एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी है, विलिंग टू इंसर्ट द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, वो चाह रही है एंट्रेंचमेंट ऐड करना, कर सकते हैं। दे कैन अमेंड द आर्टिकल अग्रीड बाय ऑल द मेंबर, ऑल मेंबर से इनको कंसल्ट लेनी होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। अरे पेपर में ऐसे सारे गलत नहीं होंगे भाई, टेंशन ना लो, ये एमटीबी में हो गया ऐसा। चलो ओ अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, अब तुम देखोगे हो क्या हो गया, का हो गया। अब देखो मैं बता देता हूं हुआ क्या है। एक बंदा है जिसका नाम है पवन, ये बंदा कहां गया, ये बंदा गया एटलांटा, ठीक है, एज वेल एज एथेंस एंड देयर आफ्टर लंडन एंड बर्लिन ऑन अ मंथ लॉन्ग बिजनेस ट्रिप। बंदा घूमता ही रहा, तो इसके लिए इसने क्या करा, $50,000 निकाले, $50,000 निकाले, नॉट रुपए, $50,000 निकाले फ्रॉम बैंकर, ठीक है। फिर उसके बाद 50,000 ही फर्दर विड्रू, 50,000 और निकाले, वेरी गुड, जो उसको अपने सन के लिए भेजने थे। फिर उसके बाद इसने क्या करा, इसके बाद इसने 75 और निकाले, वो भी भेजे बाहर, और उसके बाद इसने 35 और निकाले, वो भी भेजे बाहर। तो मुझे बताओ टोटल निकल कितने गए, 50 + 50 100, और 75 और 35 110, यानी कि $2,10,000 निकाल चुका है ये। 75 + 70, 75 + 35 + 50 + 50, तो ये बंदा $2,10,000 निकाल चुका है। यस और नो? ये बंदा $2,10,000 निकाल चुका है, ठीक है। अब ये $2,10,000 निकाल चुका है, क्वेश्चन आपसे पूछता है इन रिस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल फलाने फलानी चीजें, आपको आंसर करना है which option do you think it is the correct one in the light of applicable provision of FEMA, including obtaining of approval, if any, from the RBI, since Pawan withdrew foreign exchange on various occasions from his banker, State Bank of India। ठीक है, ये बंदे ने ये सारे पैसे निकाले हैं, आपको यहाँ पे कुछ 2.5 लाख भी दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे 2.5 लाख और निकाले क्या, नहीं, इसके इवेंट मैनेजर ने सिर्फ इसको एक एस्टिमेट दिया है $2.5 लाख का, कि अभी आपको जो आपकी डॉटर की वेडिंग करनी है, आई थिंक किसकी वेडिंग करनी है, फॉर द वेडिंग ऑफ देवांशी। अब देवांशी इसकी डॉटर वॉटर ही होगी कोई ना, तो हाँ ये पवन डॉटर देवांशी, तो इसकी डॉटर की वेडिंग है, उसके लिए इसको $2.5 लाख और चाहिए, उसका एस्टीमेट मिला है इसको। तो इसने 1 साल के अंदर निकाले कितने हैं अभी, $2,10,000, और $2,50,000 तक अलाउड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इन रिस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द वेरियस ओकेजन फ्रॉम हिज बैंकर and remitting the same amounts in India during the financial year 24-25, Pawan is not required to obtain any prior approval। आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब बकवास है। नीचे वाले में बोल रहा है मैक्सिमम लिमिट ही 175 होती है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। ये सब ऑप्शंस आपके गलत है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 15th वाला, मार्क कर लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईसीआई पहले पूछ चुका है। यहां पर क्या हुआ है, वो फ्लैट वाला क्वेश्चन दे रखा है, फ्लैट वाला, और फ्लैट वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपने एक कमर्शियल प्लॉट खरीदा, ठीक है, और कमर्शियल प्लॉट जो था वो $6 लाख आएंगे बाहर से, तो इनवर्ड रेमिटेंस कितना आ रहा है, $6 लाख। कमीशन कितनी दे सकते हो, कमीशन कितनी दे सकते हो, 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000। हेलो, 5% of the inward remittance और 25,000 of $25,000। वेरी गुड, राइटिंग प्रैक्टिस में भी किया था ये वाला। तो इसका जरा 5% में निकालूंगा तो कितना आएगा सर, इसका 5% आएगा 30,000, $30,000 और $25,000, विच एवर इज लोअर हायर, लोअर हायर, हायर लोअर। आप कितना कर सकते हो, आप $30,000 तक क्या कर सकते हो, भेज सकते हो बिना अप्रूवल के, पर इसने भेजे 7%, तो इसका 7% अगर मैं निकालूंगा तो 6 लाख का 7% विल बी $42,000। तो आपको इस $42,000 के लिए क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ दिस $42,000। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसका बी का। एक बार मेरे ग्रुप में ये वाला क्वेश्चन आया भी था कि सिमिलर क्वेश्चन जो है ना, सिमिलर क्वेश्चन का किसी ने आंसर बी दिया हुआ है, किसी ने डी दिया हुआ है। अरे ये एक ही ट्रांजेक्शन हो रही है, कलेक्टिव एक ही ट्रांजेक्शन में 6 लाख का अमाउंट आया, तो पूरा एंटायर ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं होता 30,000 तक आपको अप्रूवल नहीं लेना, फिर उसके ऊपर 12,000 का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आईसीआई ने भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर डी ही दिया हुआ है उसका, एमटीपी में भी इन्होंने आंसर डी ही दिया और डी ही करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। 42,000 एंटायर 42 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आरबीआई अप्रूवल। ये नहीं होता कि पहले 30,000 तक अप्रूवल नहीं लेना, फिर उसके ऊपर 12,000 के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। अलग अलग ट्रांजेक्शन में करते तो ऐसा होता,
तो ऐसा होता, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन होती, मान लो एक में 25,000 कमीशन जारी होती, फिर एक में 17,000 जारी होती, टोटल 42 बैठता, तो 25 वाला मैं बिना अप्रूवल के दे देता क्योंकि वो 30 की लिमिट के अंदर अंदर होता, फिर जो बचा हुआ और होता फिर मेरे को उसके लिए अप्रूवल देना पड़ता। ये एक ही ट्रांजेक्शन है टोटल, तो आपको 42,000 लेना है, जनवरी 25 में आया था वो। ठीक, ये हुआ आपके एमटीपी 1 के एमसीक्यूज। अब आ जाओ 2 के एमसीक्यूज पे। 2 के तो एमसीक्यूज ओहो, एक ही केस के ऊपर इन्होंने पता नहीं 6-7 एमसीक्यू पूछ लिए हैं। लो जी, पहले क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है, यहीं पे रुक जाओ, मैं कोई केस नहीं पढ़ रहा, इतना बड़ा केस दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो, Super Textile Industries Limited has clearly provided the time for opening and closing of remote e-voting for ensuing the EGM to be convened on Thursday 14th of August 2025 at 11:30 am at the registered office, offering remote e-voting to remain open for 6 days. वाओ, तो इन्होंने रिमोट e-voting खोली है 6 दिन के लिए, और इन्होंने ये ऊपर टाइम बताया भी था, अगर आपने यहाँ टेबल नोटिस की हो तो। ये रहा, 8 को खुलेगी, 13 को बंद हो जाएगी, क्योंकि 14 तारीख को मीटिंग है। ठीक है सर, 14 तारीख को मीटिंग है। What would have been the timing for opening and closing of remote e-voting? रिमोट e-voting का टाइमिंग क्या होता है वो ध्यान में रखते हुए आप बताओ, जो लॉ के अंदर मिनिमम पीरियड बताया गया है कि इतना मिनिमम पीरियड होना चाहिए रिमोट e-voting का, अगर उसे फॉलो किया जाता तो ये डेट्स क्या होती। वाओ, लवली क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में आ जाएगा, और रिमोट e-voting का रूल कोट करके, सेक्शन 108 कोट करके आंसर लिखना पड़ेगा कि अगर ये जो इन्होंने खोला, इन्होंने तो 6 दिन के लिए रिमोट e-voting खोली, पर रिमोट e-voting मिनिमम कितने दिन के लिए खुलती है? 3 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? मिनिमम 3 दिन के लिए रिमोट e-voting खुलती है, और मीटिंग से एक दिन पहले बंद हो जाती है 5 बजे। तो अगर मीटिंग 14 तारीख को है तो बंद हो जाएगी 13 तारीख को, और 3 दिन मतलब 13, 12, 11, तो 11 को खुलेगी और 13 को बंद हो जाएगी। तो यू हैव टू चेक द करेक्ट आंसर। 11 को खुलेगी और 13 को बंद हो जाएगी। सर ये रहा आंसर, 11 को खुलेगी एंड 13 को बंद हो जाएगी। 11 को खुलेगी और 13 को बंद हो जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट का बी। ठीक है सर। सेकंड पे आओ जरा। इन द गिवन केस सिनेरियो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूड द डिविडेंड अमाउंटिंग टू दिस अमाउंट। इस कंपनी का ना नेट प्रॉफिट आपको निकाल के दे रखा है ऊपर केस में, उसके अंदर डिविडेंड इंक्लूडेड है। इसको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला है 40,53,200 रुपए का, 40,53,200 रुपीज का डिविडेंड मिला, और इसके नेट प्रॉफिट में, क्योंकि इनकम थी इसके लिए तो डिविडेंड इनकम थी, तो इसने अपने P&L की क्रेडिट साइड पे डाल के उसको प्रॉफिट के अंदर जोड़ा हुआ है, यानी इसके प्रॉफिट में डिविडेंड इंक्लूडेड है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, बताओ as to how much of the amount of dividend shall be included in the net profit for applying the specified percentage to work out that amount which is required to be utilized towards CSR. Again a hats off MCQ. क्या बनाया भाई, क्या बनाया है MCQ का क्वेश्चन, क्या बनाया है रूल्स में से निकाल के, CSR के रूल्स में से अंदर से खोज के पॉइंट लेके आए हैं, नेट प्रॉफिट वाला पॉइंट। जितने लोग ये ऐसे थोड़े ऊपर से चार्ट वार्ट पढ़ के चले जाते हो या समरी अमरी पढ़ के चले जाते हो ना, ये वाले आंसर नहीं निकलेंगे एमसीक्यू के उसके अंदर, पेपर के अंदर। ठीक है, दीज आंसर यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। ये क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है सर? रूल के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, रूल के अंदर से क्वेश्चन। सी दिस, कि वो आपसे पूछ रहा है जब आप सीएसआर में नेट प्रॉफिट निकालते हो तो नेट प्रॉफिट निकालते समय आपको क्या क्या प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करना होता। ठीक है, ये लिखवा रखा, ये रहा नेट प्रॉफिट, ये रहा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी इन इंडिया विच इज कवर्ड एंड कंप्लाइंग सेक्शन 135, लिखवा रखा है प्रॉपर। ये एक्सक्लूडेड होना चाहिए, ये इंक्लूड ही नहीं होता प्रॉफिट के अंदर, दिस शैल नॉट इंक्लूड। और इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ट्रूली आई लव्ड दीज एमसीक्यूज की उन्होंने पूछे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या किया जाएगा? एक्सक्लूड किया जाएगा। दिस इज टू बी एक्सक्लूडेड। ये देखो, डिविडेंड अमाउंट which was received from the company that are complying with the CSR provision is need not to be included in the net profit for applying the percentage। आपको अपनी जो परसेंटेज निकालनी है खर्चे की, कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो, वो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में से पहले इसे हटाना पड़ेगा। लवली, अगेन अ वेरी गुड एमसीक्यू, वेरी गुड एमसीक्यू। एज पर द केस सिनेरियो गिवन अबव,
स्वाति स्टार्टेड हर फंक्शन एज अ स्क्रूटनाइजर। एक सीए स्वाति है जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको स्क्रूटनाइजर रखा हुआ है इस मीटिंग के अंदर। मीटिंग कंक्लूड हुई और उसने क्या करा, वोट जो मीटिंग में कास्ट हुए उन्हें काउंट करना शुरू करा, और जो रिमोट वोटिंग से वोट डले थे फिर उन्हें अनफ्रीज करा, अनब्लॉक करा, उससे भी काउंट करना शुरू करा। Since the counting of vote was not to be undertaken in the presence of minimum, is to be undertaken in the presence of minimum specified witnesses। आपको बताने कितने विटनेसेस की प्रेजेंस में ये ओपन किए जाएंगे वोट्स। वेरी लवली एमसीक्यूज भाई, लिटरली मानना पड़ेगा। ऊपर तुमने 2-3 आंसर गलत करे बट अच्छे आंसर, अच्छे क्वेश्चन है एमसीक्यूज वाले। कितने विटनेस की प्रेजेंस में ये ओपन किया जाएगा सर? 1 विटनेस? नो। 2 विटनेस? यस 2 विटनेस। 2 विटनेसेस, एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए, उनकी प्रेजेंस में आप क्या करोगे, सारे वोट्स काउंट करोगे। अगला अगेन रूल पे क्वेश्चन आया, फिर दोबारा एमसीक्यू पूछा सीएसआर के रूल्स में घुस के। सेक्शन में ध्यान ही नहीं है, रूल्स में। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं सर? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये रहा लो, अभी नोट्स भी खुले हुए थे, मैं दिखाई रहा था। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक ऐसा मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होता है जिस साल में शुरू हुआ वो साल को छोड़ दो, उसके बाद और 3 साल तक चलेगा, मतलब ये साल प्लस 3 साल और तक चलेगा। और ये टाइमलाइन आपसे पूछी हुई है, लो भाई। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इज अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट हैविंग नॉट एक्सीडिंग 3 years एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज कमेंस्ड। क्या क्वेश्चन है यार। और अगर तमीज से पढ़ के बैठे हो तो सोचो आंसर भी आ रहे हैं, बट अगर पेपर में ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के बैठ जाओ तो नहीं आएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो। पहले मैं हेड्स ऑफ बोल देता हूं, पहले मैं सैल्यूट बोल देता हूं। आई ऑल्सो लव दिस क्वेश्चन। जब आपने ई वोटिंग करानी थी, अब क्वेश्चन केस किसका चल रहा है? ई वोटिंग का। ई वोटिंग के केस में जब आपने ई वोटिंग करानी थी तो ई वोटिंग के समय आपको क्या करना था? जब आप इंडिविजुअली सारे मेंबर्स को नोटिस भेजते हो तो आपको न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट करानी होती है, और न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट साइमल्टेनियसली करानी होती है जब आप मेंबर को भेजते हो। जिन लोगों ने रिवीजन भी देखी होगी ना तो उनके भी मजे हो गए होंगे। रिवीजन में भी मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ था रिमोट ई वोटिंग वाला, कि रिमोट ई वोटिंग जब आपकी होगी तो रिमोट ई वोटिंग के केस में आपको न्यूज़पेपर के अंदर भी उस नोटिस की ऐड देनी पड़ती है। ये देखो, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर भी आपको उसकी ऐड देनी पड़ती है साइमल्टेनियसली। 21 दिन पहले आपका क्या जाता है? 21 दिन पहले नोटिस जाता है और 21 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में ऐड जाती है। 21 डेज पहले, 21 डेज पहले। उस पे एमसीक्यू आया हुआ है भाई, उस पे एमसीक्यू आया हुआ है। कितने दिन पहले न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है? मिनिमम 21 डेज पहले। अब देख रहे हो चार्ट में ही था, ये देखो यार आ गया। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी। ऐसे पढ़ के जाओगे, मजे आ रहे हैं भाई क्वेश्चन करने। मेरे को लगा कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम्ड है, बट स्टूडेंट विल बी एबल टू मैनेज, स्टूडेंट विल बी एबल टू मैनेज। और इतने सारे सेशन से अगर इतना सब सीख लिया ना तो आज कमेंट तो जरूर करके जाना, इतना तो बनता है, ठीक है, इतना तो अब बनता है भाई। आगे आओ। फ्रॉम द अबव केस सिनेरियो, अगेन वेरी गुड एमसीक्यू। ये जो स्वाति थी, ये जो स्क्रूटनाइजर थी, इसको ना ऐसा बंदा चाहिए था जिसको ई वोटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा पता हो। बताओ क्या यहां पर वो किसी की हेल्प ले सकती है? यस, आप किसी की हेल्प ले सकते हो जो ई वोटिंग के बारे में जानता हो और जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। आंसर इज सी। स्वाति परमिटेड है कि वो किसी से भी हेल्प ले सकती है, ऐसे बंदे की जिसको ई वोटिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता हो और वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका केस सिनेरियो वाली बुकलेट का तो सेम मेरे ख्याल से एमसीक्यू वहीं से उठाया हुआ है, चिपकाया हुआ है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो ये बिल्कुल लल्लू पंजू एमसीक्यू है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है मैं बता देता हूं। इसके लिए तुम्हें पहले केस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 2 एलएलपी थी, सोलर ग्रिड और विंड नोवा। इन दोनों ने सोचा मिलके काम करेंगे फलाना फलाना, और इन्होंने आपस में मर्जर करने की सोची। उस दिन तुम लोग पूछ रहे थे ना कि ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ऑफ द एलएलपी वाले जो क्वेश्चन है 61, 62, ये वाले जो 60 सेक्शन जो है, ये इस पे क्वेश्चन नहीं आते, इस पे इन्होंने एमसीक्यू बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो नहीं दिए हुए बट एमसीक्यू बनाया हुआ है। ठीक है, देखो जरा। तो यहां पे इन्होंने मर्जर करा। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन उसी पे आ गया। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम व्हिच वाज प्रपोज्ड बिटवीन दीज 2 एलएलपी और द रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन ऑफ एलएलपी? क्या करना चाहते थे आपस में दोनों मिलके? शादी थोड़ी करेंगे 2 एलएलपी मिलके, क्या कर रहे हैं? मर्जर। तुम्हें पता है मर्जर इज ऑल्सो लाइक मैरिज। एम फॉर मैरिज, एम फॉर मर्जर। डी मर्जर क्या होता है? जिसमें से आप तोड़ के अलग हो जाते हो। तो डी मर्जर इज डाइवोर्स। ओ, एंड रिकंस्ट्रक्शन इज री मैरिज। अब ये कोइंसिडेंस कह लो या इनके मीनिंग पे ऐसा कुछ
कुछ सोच के रखा गया, आई डोंट नो, बट है ऐसा ही। मर्जर इज मैरिज, डीमर्जर इज डाइवोर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन इज रीमैरिज। ठीक है, चलो आगे सुनो। What authority does the tribunal have when it sanctions a compromise arrangement under section number 60? section 60 में सेक्शन नंबर 60 में क्या क्या पावर्स होती हैं ट्राइब्यूनल के पास? भैया वो सुपरवाइज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और डायरेक्शन भी दे सकता है। ओ, क्या क्या पेनल्टी एलएलपी पे लगेंगी अगर आपने इसका ऑर्डर आरओसी को फाइल नहीं किया? तो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता था, आरओसी को फाइल करना होता था 30 डेज के अंदर, और अगर नहीं करा तो सर फिर उस केस में 10,000 का फाइन लगेगा और एडिशनल पेनल्टीज भी आपके ऊपर लग जाएंगी। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यू अच्छा है। वाई अ सेपरेट वाइंडिंग अप प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दीज एलएलपीज आफ्टर द मर्जर? इनका मर्जर होने के बाद इनका वाइंडिंग अप प्रोसेस क्यों नहीं कराना? क्योंकि सर सेक्शन नंबर 62 बोलता है जब दो एलएलपीज मर्ज होती हैं तो वहां पर जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता है ना, बिना वाइंडिंग अप का प्रोसेस फॉलो किए वो एलएलपीज क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। तो उनका क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन बिना वाइंडिंग अप के। ठीक है सर। इसके बाद एक इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यू का ऑन द, आई थिंक फेमा का क्वेश्चन है ये, हाँ यस तो फेमा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये एक मृणाल है, मृणाल कौर ये इंडिया वापस आ रही है, बोल रहे हैं दिल्ली वापस आ रही है कि यहां कर ये कंपनी अपनी चलाएंगी। तो जैसे ये दिल्ली आएंगी ये क्या बन जाएंगी मैडम? पीआरआई। क्योंकि ये किस पर्पज से आ रही हैं? बिजनेस पर्पज से आ रही हैं। इसके लिए ऊपर केस देख लेना एक बार कि बिजनेस पर्पज से आ रही हैं, तो जैसे ही इमीडिएटली कहां आएंगी? दिल्ली में आएंगी, तो आते ही क्या बन जाएंगी? पीआरआई। पेपर में भी भवे तुझे मृणाल ठाकुर याद आएगी है ना, मृणाल ठाकुर पेपर करने आएंगी तेरा, है ना, वहां वो आके वही बस तेरे को एमसीक्यू बता रही होंगी, पहला तू दूजा तू, यही करियो बस वहां पे, ऐसे ही तेरे को एमसीक्यू याद आएंगे वहां पे, है ना, बेवकूफ। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस अगर ये दिल्ली आती है फॉर द बिजनेस पर्पस? तो जैसे दिल्ली आएंगी फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ शी विल बिकम द पीआरआई। उसी दिन से क्या बन जाएंगी? पीआरआई। अगला, अगर ये कुछ एडवांस पेमेंट रिसीव करती हैं जो इनको गुड्स भेजने हैं, उसके लिए एडवांस पेमेंट रिसीव होती है, सो इट इज अ फ्रीली परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फ्रीली परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या ले सकते हो? एडवांस ले सकते हो। और इसने ना क्या ली? कंसल्टेंसी ली बाहर से। पर इसका कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट है क्या? नहीं, इसका तो ये फैशन और ये फैब्रिक वैब्रिक इस सब का काम है, तो ये कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट तो नहीं है। तो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें $1 करोड़ अलाउड होते हैं कंसल्टेंसी के लिए। अगर $1 करोड़ तक देने हैं तो अप्रूवल नहीं है, $1 करोड़ से ऊपर दोगे तो अप्रूवल लेना पड़ता है। और अदर प्रोजेक्ट्स के लिए 10 लाख होते हैं, 10 लाख तक दोगे तो अप्रूवल नहीं है, 10 लाख से ऊपर दोगे तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। 1 मिलियन इज 10 लाख, 1.2 मिलियन इज 12 लाख, तो 12 लाख 10 लाख से तो ऊपर है ना, तो इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो अंधा कानून, जिसमें क्या हुआ? जिसमें सर एक बंदे ने 2 अलग अलग एक्ट्स में गलती कर दी, तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? करेक्ट इज आंसर नंबर डी। ऑफेंडर को दोनों एक्ट में या दोनों में से किसी भी एक्ट में उसका प्रोसिक्यूशन चल सकता है, उसको पनिशमेंट सुनाई जा सकती है दोनों एक्ट में, बट एक ही चीज के बाद एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं होगी। एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। ठीक है बेटा। एंड लास्ट इज ये आपका, ये भी एक केस है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से कोई चीज जानी थी बट आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी। ये देखो, ये रहा केस लो, अभी जीसीए में यही खोला हुआ था हमने शायद, ये रहा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा, कि अगर कोई चीज आरपीएडी से जानी थी बट आपने आरपी से भेज दी सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो हम इसको मानते हैं इट इज नॉट साउंड एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, आपने लॉ फॉलो नहीं किया। Then it is deemed valid or not? सर हम बोलेंगे the service is not valid, क्योंकि लॉ में क्लियरली लिखा था आरपीएडी से देनी है और आपने कैसा दिया? रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया, तो आंसर इज एब्सोल्युटली बी। आंसर इज एब्सोल्युटली बी। अच्छा ये तुमको दिखा नहीं क्या भीमसेन मखीजा वाला? ये रहा। ठीक है ये हो गए आपके MCQs ऑफ द MTP2 ऑल्सो खत्म, और डिस्क्रिप्टिव हमने पहले खत्म कर लिए थे। एंड ब्यूटीफुली मेरे ख्याल से शायद 1 घंटा 15 मिनट अप्रॉक्स लगे हैं। ठीक है, और इसमें हमने दोनों पेपर जो है वो आराम से डिस्कस कर लिए। मेरे को नहीं लगता कोई भी टॉपिक पे तुमको डाउट होगा। इवन माइन्यूट चीजें भी ना आप देखो MCQs कहां से बन रहे हैं, एंड वी हैव कवर्ड एवरीथिंग।
ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन तुमको नहीं लेनी है। कोई दिक्कत रहे, कोई डाउट रहे, टेलीग्राम में आ जाना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी डला ही हुआ है भाई वहां पे, वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट रहे, कुछ मुझसे पूछना हो पूछ सकते हो। कल मैं एक सेशन और लूंगा, बस कल लास्ट लाइव सेशन होगा जिसमें हम लोग पास्ट ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहूंगा थ्रू द टेलीग्राम ओनली। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज्वाइन करके रखना। ठीक है, ठीक है सर। सो इसके हिसाब से अपनी तैयारी बिल्कुल एकदम सॉलिड हो चुकी है। एंड आई बिलीव इन यू, यू शुड ऑल्सो बिलीव इन यू। आप अपने आप में विश्वास करो, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है और तुम पेपर इस बार क्लियर कर लोगे। ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करोगे। आई ट्रूली ट्रस्ट ऑन यू, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। बड़े अच्छे से पेपर हो जाएगा, बस थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम रह के पेपर लिखना और अच्छे से करके आना। ठीक है, यस सर। चलो, सो कल हाँ, अरे हाँ, GC-IUS की राइटिंग प्रैक्टिस भी तो करवानी है ना। अभी 2 सेशन होंगे, एक कल MCQ का भी लूंगा और एक राइटिंग प्रैक्टिस भी करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस ऑफ GC एंड IUS। ठीक है, चलो, सो गिव मी अ हाई फाइव एंड you have to like the video, do share with all your friends कि भाई यहां से कवर कर लो, सब एकदम मक्खन तरीके से कवर हो जाएगा। एंड कमेंट करके जाना, तुम कमेंट करोगे तो इट विल रीच टू सो मेनी पीपल। राइट सर। हाँ, ये PDF एज इट इज, अभी एज इट इज ऐसे वाली PDF ये लिखी हुई सारी मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं, टेलीग्राम में से निकाल लो। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Take care. Bye bye. Keep working very, very hard. As someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tata. Bye bye.